एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है मेरे बच्चों, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। और आज हम पढ़ने वाले हैं द फीमेल पार्ट ऑफ योर फ्लावर। फीमेल पार्ट के बारे में थोड़ी सी नन्ही मुन्नी सी जानकारी हमने ले ली थी, पर आज मैं आपको उसकी डिटेल के बारे में बताऊंगी कि किस तरीके से एक जो फीमेल होती है वो बहुत सारे सेल्स का एम्ब्रियो सैक बनाती है। कौन सी ऐसी प्रोसेस होती हैं जो कि ओव्यूल को सीड बनाती हैं और ओवरी को फ्रूट बनाती हैं। आज हम मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, एम्ब्रियो सैक के बारे में पढ़ेंगे, मेगास्पोर के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। द पिस्टल विच इज अ फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोगों ने ले ली थी। मेगास्पोरेंजियम मतलब ओव्यूल के बारे में पढ़ेंगे। मेगास्पोरोजेनेसिस यहाँ लिखा नहीं है पर पढ़ेंगे, और एम्ब्रियो सैक के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैंने आपको एक क्लासिफिकेशन बताया था कि इस चैप्टर को हमको कितने क्लासिफिकेशन में पढ़ना है, बोलो मेरे साथ। इस चैप्टर को हम लोगों को किससे पढ़ना था, चलिए देखते हैं। रिप्रोडक्शन, ध्यान से देखना, थोड़ा ऊपर से लिख रही हूं मेरे बच्चों, ध्यान से देखना। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग या फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। सो कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों ने कर लिए हैं वो पहले देख लेते हैं। आइए मेरे साथ। सबसे पहले यार ये थोड़ा लाइन थोड़ी, कौन कौन से पार्ट हम लोगों ने कर लिए हैं बच्चों। यार मैं लाइन खींचने में बड़ी ही पुअर हूं, ठीक है। हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया फ्लावर अ फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर, ये कंप्लीट हो गया हम लोगों का, डन हो गया है। फिर हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया है, हम लोगों ने माइक्रोस्पोर कंप्लीट कर लिया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, डन हो गई जेनेसिस। और हम लोगों ने पोलन ग्रेन भी खत्म कर लिया है। ये वाला पार्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया है। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस एंड दिस मच ऑफ दिस चैप्टर, वी हैव कंप्लीटेड, ठीक है। गौर से देखिए इसको, वी हैव कंप्लीटेड दिस, हम लोगों ने ये तो खत्म कर लिया, डन हो गया इतना बात। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर है, मेल पढ़ लिया आपने, तो फीमेल को कैसे छोड़ेगा तुम लोग। तो आपको पढ़ना है मेगास्पोर, ठीक है, जो कि आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। हम लोगों को पढ़ना है मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, जो मन करे वो बोलो, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम लोग। और साथ में हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो सैक के बारे में, ठीक है। अच्छा मैम, ये हम लोगों को और कहाँ मिल सकता है सेम लेक्चर, अगर आप चाहते हैं कि आपको पढ़ना है मैम, तो आपको 11th क्लास, ठीक है, 11th क्लास में मैंने फ्लावर पढ़ाया मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में, आप वहां पर देख सकते हो, ठीक है। ये वाला लेक्चर वहां पर भी बना हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों हम लोग इसके बाद कौन सा टॉपिक उठाएंगे, हम उठाएंगे पॉलिनेशन, ठीक है। हम क्या उठाएंगे, पॉलिनेशन, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ उठाएंगे फर्टिलाइजेशन, ठीक है। हालांकि फर्टिलाइजेशन के बारे में मैं यहाँ पर भी आपसे डिटेल में बात करूंगी, फर्टिलाइजेशन में यहाँ पर भी बात करूंगी, इसलिए घबराना मत, क्योंकि मैं आपको एम्ब्रियो सैक के बारे में नहीं पढ़ा पाऊंगी जब तक कि मैं फर्टिलाइजेशन के बारे में नहीं पढ़ाऊंगी। तो फर्स्ट मुझे फर्टिलाइजेशन पढ़ाना ही पड़ेगा, तभी मैं आपको एम्ब्रियो सैक पढ़ा पाऊंगी, डन है। उसके बाद व्हाट हमको क्या पढ़ना है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जो इसमें नहीं आ रहे हैं पर आपको पढ़ना है, बहुत सारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, डन हो गए इतनी बात। सो इतनी चीजें हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले आज हम लोग उठाने वाले हैं ये वाला पार्ट, मेगास्पोर, मेगास्पोरोजेनेसिस, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। किसी को चाहिए है फर्टिलाइजेशन का लेक्चर चाहिए, 11th क्लास में सिर्फ फ्लावर की मॉर्फोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद भी मैंने पूरा चीज पढ़ाया है क्लास 11th वालों को भी, तो क्लास 11th वालों मेरे बच्चों देखो उन लेक्चर्स को, और 12th वालों तुम लोग भी देख सकते हो, ठीक है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं, हम लोग एक एक करके शुरू करें, चलिए। सो फ्लावर की अगर मैं बात करूं, जो कि हमने लेक्चर नंबर 1 में लगाया था, इसका फ्लावर एक बड़ा ही फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। फ्लावर की अगर मैं बात करूं तो मैं फीमेल पार्ट के बारे में आज बात करने वाली हूं। फीमेल पार्ट में होता है ऐसा एक थैलेमस, जिसे हम रिसेप्टिकल भी कहते हैं। इसके ऊपर एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है
जिसे हम ओवरी कहते हैं, ठीक है, थोड़ा और अच्छी बनाऊंगी। इसके ऊपर एक मोटा सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम ओवरी कहते हैं। डन। सो दिस इज द थैलेमस। ये क्या है बच्चों? ये है आपका थैलेमस, ठीक है, जिसे हम रिसेप्टिकल भी कहते हैं। ये है आपकी ओवरी, ठीक है। ये है स्टाइलिश गर्दन वाली स्टाइल, और ये है चिपचिपा सा स्टिग्मा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, यही है। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई आपको कंफ्यूजन होना चाहिए। दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, यही है ना। थैलेमस के ऊपर ओवरी होती है, ओवरी के पास एक सुरीली सुराही सी गर्दन होती है, इसे हम स्टाइल कहते हैं। स्टाइल के ऊपर होता है स्टिग्मा, स्टिग्मा के ऊपर आपके पोलन ग्रेन लैंड करते हैं। समझ आ गई बात? नाउ ओवरी जो होती है, ध्यान से सुनो, उसके पास ओवरी जो होती है उसके पास इस तरीके का होता है ओव्यूल, ठीक है। ओवरी के पास क्या होता है बच्चों? ओव्यूल होता है, और इस ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, या ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये ओव्यूल होता है। डन हो गई इतनी बात। चलो अब एक एक करके हम बात करते हैं और कंडीशन, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर बच्चों, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज कार्पल। इस स्ट्रक्चर का नाम हम क्या कहते हैं? कार्पल। डन है। इसे हम पिस्टल भी कह सकते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम पिस्टल भी कह सकते हैं। दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फ्लावर का, ठीक है। ये लेक्चर हम शुरू कर रहे हैं, हम लोग पूरा बात करेंगे आज फीमेल के बारे में। मेल हमने बात कर लिया, फीमेल के बारे में बात करेंगे, देन हम फिर पॉलिनेशन, देन फर्टिलाइजेशन, ठीक है। पर इसमें फर्टिलाइजेशन भी एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। सो ये हो गया आपका पिस्टल और कार्पल। अब पिस्टल कार्पल जो होते हैं ये एक भी हो सकते हैं, वन भी हो सकता है भाई, सेम सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर हो। ऐसे को हम क्या कहते हैं? ऐसे प्लांट को जिसमें सिर्फ एक ही कार्पल हो, इसे हम कहते हैं मोनोकार्पिलरी, ठीक है। मोनोकार्पिलरी। मोनोकार्पिलरी वह कंडीशन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्पल होता है। कौन सा एग्जाम्पल दिया आपके एनसीईआरटी में? बोलिए मुझे। मैम एनसीईआरटी में एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है चाइना रोज रोज, ठीक है। चाइना रोज इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोकार्पिलरी पिस्टल या मोनोकार्पिलरी कंडीशन, ठीक है। उसके बाद ये कंडीशन मल्टी कार्पिलरी भी हो सकती है, मल्टी कार्पिलरी, ठीक है। अब यहाँ पे लिख रही हूँ, ध्यान से देखना। मल्टी कार्पिलरी का मतलब ये होता है कि मोर देन वन कार्पल। समझ में आ गई बात? मोर देन वन कार्पल अगर एक ही प्लांट में हो, समझ में आ गई बात? तो अगर आपके प्लांट में एक से ज्यादा कार्पल हैं, ये कंडीशन एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा ओव्यूल हैं, तो इसे हम कहते हैं मल्टी कार्पिलरी, और अगर एक ही ओव्यूल है तो इसे हम कहते हैं मोनोकार्पिलरी। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। ये जो मल्टी कार्पिलरी कंडीशन है, ठीक है, मल्टी कार्पिलरी कंडीशन दो प्रकार की हो सकती है। मल्टीपल कार्पल दो प्रकार से अरेंज्ड हो सकते हैं, या तो ये फ्री हो या तो ये फ्यूज्ड हो, ठीक है। मल्टी कार्पिलरी कंडीशन सिन कार्पस, ठीक है, सिन कार्पस कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है। सिन कार्पस कंडीशन कौन सी कंडीशन होती है मेरे बच्चों? ठीक है, कौन सी कंडीशन होती है? सिन मल्टी कार्पिलरी कंडीशन में जो कार्पल्स है वो दो तरीके से अरेंज हो सकते हैं। इसमें हमें ये पता है ना कि यहाँ पे मल्टीपल कार्पल होते हैं। आई डोंट थिंक सो कि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन होना चाहिए रे। मल्टी कार्पिलरी का मतलब है मल्टीपल कार्पल। अब बात ऐसी है कि मल्टी कार्पिलरी जो होते हैं वो दो प्रकार से अरेंज हो सकते हैं, या तो ये आपस में जुड़े हुए हो, ठीक है। एनसीईआरटी में ऐसा एक डायग्राम दिया हुआ है, आई होप, ठीक है। एनसीईआरटी में ऐसा एक डायग्राम अरे यार मैं बार बार तिकोना क्यों बना दे रही हूँ? ऐसा एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ये, ठीक है, ये ऐसा एक डायग्राम दिया हुआ है, ध्यान से देखो। ये मल्टी कार्पिलरी कंडीशन है। मल्टी कार्पिलरी कंडीशन का मतलब, मल्टी कार्पिलरी में सिन कार्पस कंडीशन है। इसका मतलब ये होता है कि कार्पल्स आर फ्यूज्ड, कार्पल्स आर फ्यूज्ड, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम कैसे लर्न करें, ठीक है, ये प्रॉब्लम है ना कि कैसे लर्न करें। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है मेरे बच्चों। अब देखो, पापा से, ठीक है, पापा लोग जो होते हैं वो बड़े सोमनाथ के प्रति बहुत जुड़े रहते हैं, ठीक है।
तो सोमनाथ जो है जुड़े रहते हैं। और सोमनाथ में किसका ऐसा नहीं याद रखते, ठीक है। चलो, जो पापा लोग रहते हैं, जो आप सब मुझे याद है, जो गांजा हो, जो अफीम, चरस, हीरोइन, ये सब किससे बनते हैं बोलो? ये सब एक प्लांट से बनते हैं जिसका नाम है पैपेवर सोमनीफेरम। पैपेवर सोमनीफेरम, ठीक है, ठीक है। तो पापा लोग सोमनाथ से बहुत प्यार करते हैं, सोमनाथ में बड़ा नशा होता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा, पापा, ध्यान से देखो क्या, ओह ये क्या हुआ यार, हाँ ओके। सो पापा लोग जो होते हैं, पापा, सोमनाथ, सोमनाथ, नशा, ऐसे याद रखो आप, ऐसे सही है ना। सो पापा लोग जो होते हैं उनको सोमनाथ से बड़ा प्यार होता है और वो नशा के लिए सोमनाथ जाना जाता है, हालांकि भगवान का वो है, पर आप ऐसे याद रखो, ठीक है। सो पैपेवर सोमनीफेरम इज द एग्जाम्पल ऑफ द सिनकार्पस ओवरी, ठीक है। सिनकार्पस का मतलब ये होता है सिनकार्पस कंडीशन ऑफ द प्लांट। इसमें जो आपके कार्पल हैं, जो फीमेल पार्ट है, वो सारा फ्यूज रहता है। ये क्या हुआ यार, ठीक है। इसमें जो है आपका फीमेल पार्ट जो होता है वो टोटली फ्यूज रहता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कौन सी कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन इज, सिनकार्पस के बाद कौन सी कंडीशन है? एपोकार्पस। एपोकार्पस का मतलब ये है कि यू हैव मल्टीपल कार्पल, आपके पास मल्टीपल कार्पल होंगे, कोई टेंशन नहीं है, मल्टीपल कार्पल होंगे, पर ये फ्यूज्ड नहीं होंगे, ठीक है। ये यहाँ पर फ्यूज्ड नहीं होगा, ठीक है। इसमें कैसा कंडीशन होगा? चलो यहाँ पर थैलेमस बना लो, सबसे पहले थैलेमस बना लिया करो। इसमें कैसी कंडीशन होगी? इसमें कंडीशन होगी कि भैया ऐसा है कि सारे जो है, ये सारे लोग जो होंगे ये अलग अलग होंगे, ठीक है। ये ऐसे अलग अलग, ये बोलेंगे चलो उधर हम लोग वो एक साथ रहेंगे पर तू मेरी दुश्मन है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन आपको दिखाई देगी, ठीक है। इसमें आपका एक एग्जाम्पल दिया है आपके एनसीईआरटी में, मिकैलिस, मिकैलिस, ठीक है। इसको अपन ऐसे, ठीक है, एग्जाम्पल माइकेलिया, माइकेलिस नहीं, ठीक है, माइकेलिया, ठीक है, माइकेलिया, ठीक है, माइकेलिया, हिंदी में इसको कहते हैं बेटा चंपा, ठीक है। ये हो गया, डन हो गई। सो एपोकार्पस सिनकार्पस कंडीशन क्लियर हो गई आपको। ये क्लियर हो गया कि फ्लावर का जो फीमेल पार्ट होता है उसको हम पिस्टल कहते हैं या कार्पल कहते हैं। कार्पल एक हो सकता है, जैसे मोनोकार्पलरी, एग्जाम्पल इज चाइना रोज। मल्टीपल कार्पल भी हो सकते हैं, मोर देन वन कार्पल भी हो सकते हैं। मल्टीपल कार्पल दो तरीके से, सिनकार्पस और एपोकार्पस। फ्री होंगे तो एपोकार्पस, एग्जाम्पल इज माइकेलिया, चंपा, या सिनकार्पस होगा तो एग्जाम्पल बताया पैपेवर सोमनीफेरम। नाउ बच्चों, अब हम लोग एक एक करके पूरी कहानी पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना क्या बोल रही हूँ मैं। देखो, हम लोगों ने, ध्यान से सुनना, यहाँ पर हम लोगों ने बनाई एक ओवरी, ठीक है। अब हम थोड़ा बात कर रहे हैं थोड़ा डिटेल में, ठीक है। हमने बनाई यहाँ पर एक ओवरी, डन। ओवरी में यहाँ से बनाया हमने स्टाइल और यहाँ से बनाया हमने स्टिग्मा, ठीक है, डन। अब समझना मेरी बात, दिस इज द ओवरी। ओवरी किससे जुड़ी रहती है? ओवरी रखी रहती है किसके ऊपर? थैलेमस के ऊपर। अब एक एक करके पूरी कहानी सुने। चलो देखो, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं ओव्यूल, ठीक है। दिस इज द ओवरी, ये है ओवरी और ये है ओव्यूल, डन। ओव्यूल को हम क्या कहते हैं? ओव्यूल को हम कहते हैं मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। क्या कहते हैं? मेगास्पोरेंजियम। क्लियर है? क्या समझा आपने? हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो एंथर था, एंथर का स्ट्रक्चर याद है आपको? ऐसा बनाया था एंथर का स्ट्रक्चर, बोलो। अरे अरे क्या बना दिया? एंथर का स्ट्रक्चर हम लोगों ने ऐसा बनाया था, याद है कुछ आप लोगों को कि सब भूल गए? एंथर का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया था। यहाँ पर चार क्या थे बोलो? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या डेवलप हो रहा था बोलो? पोलन ग्रेन डेवलप हो रहा था कि नहीं हो रहा था? तो ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, और यहीं पर इस एम्ब्रियो सैक में या जो आपका इसी के अंदर होता है फीमेल गैमेट, जिसे हम एक्सेल कहते हैं, इसी से फर्टिलाइजेशन होता है। तो जिसके अंदर भी मेल गैमेट बनता है उसको कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसके अंदर भी फीमेल गैमेट बनेगा, इसके अंदर क्या बनेगा बच्चों? फीमेल गैमेट बनेगा, जिसे हम एग के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो जिसके अंदर भी फीमेल गैमेट बनेगा उसको हम मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। फीमेल गैमेट को मैं मेगास्पोर भी कह सकती हूँ, कोई टेंशन नहीं। फीमेल गैमेट को मैं मेगास्पोर भी कह दूँ, कोई टेंशन नहीं है। पर आपको पता होना चाहिए कि फीमेल गैमेट जिस स्ट्रक्चर के अंदर बनता है उसे हम कहते हैं मेगास्पोरेंजियम। तो भैया बताओ मुझे, फीमेल गैमेट किस स्ट्रक्चर के अंदर बन रहा है? मैम इसके अंदर बन रहा है विच इज कॉल्ड एज ओव्यूल, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर एक टिश्यू होता है, ध्यान से सुनो, ये एक टिश्यू है जिसे हम कहते हैं एक डंडा। ओव्यूल को ओवरी से जोड़ने पर के लिए एक डंडा होता है
जिसे हम कहते हैं मेरे बच्चों फ्यूनिकल। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों? फ्यूनिकल। क्या कहते हैं? फ्यूनिकल। अब ये बेटा डंडा जिस स्ट्रक्चर से नीचे जाके ओवरी से जुड़ता है, उस डंडे को हम कहते हैं, कौन सा कलर लूं यार? ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है जिसे हम, जो कि ओव्यूल को, फ्यूनिकल जो है, फ्यूनिकल ध्यान सुनो, ये ओव्यूल है। ओव्यूल किसके अंदर है? ओवरी के अंदर है। ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट बनना है, इसलिए ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम स्ट्रक्चर से ही याद रखो। स्पोरेंजियम एक ऐसा चैम्बर जिसके अंदर स्पोर बनना है। तो फीमेल के अंदर कौन सा स्पोर बनेगा यार? फीमेल के अंदर फीमेल स्पोर ही ना बनेगा, मेल स्पोर थोड़ी बनने जाएगा। तो इसके अंदर फीमेल स्पोर बनना है, तो ओव्यूल के अंदर एक सेल बननी है, तो एक सेल जो है वो उसी के साथ पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस फ्यूज करता है। तो बेसिकली यही हुआ ना मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, अब यहाँ पर एक डंडा है, जिस डंडे से आपका ओव्यूल ओवरी से जुड़ा रहता है, जिसे कहते हैं फ्यूनिकल। पर फ्यूनिकल ओवरी से डायरेक्टली नहीं जुड़ा रहता है, ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर से जुड़ा रहता है, और इस स्पेशल स्ट्रक्चर का मेरे लल्ला नाम होता है प्लेसेंटा। ठीक है, क्या होता है? प्लेसेंटा। अब ये तो मैंने आपको ऐसे बताया। आप देखोगे कि ये जो ओव्यूल है, इसके अरेंजमेंट अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो, इसके अरेंजमेंट अलग अलग हो सकते हैं, कोई टेंशन परेशानी नहीं है। हो सकता है कि आपका जो ओव्यूल हो उसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का हो। ठीक है, हो सकता है कि अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का हो सकता है कि ओव्यूल जो है उसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का हो, कोई टेंशन नहीं है। तो ओव्यूल के अरेंजमेंट जो है वो अलग अलग ओवरी के अंदर हो सकते हैं। समझ आ गई इतनी बात? इसमें कोई टेंशन तो नहीं। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं इस ओव्यूल की डिटेल में। आइए देखते हैं इस ओव्यूल को डिटेल में बात कर लें, कोई टेंशन परेशानी तो नहीं है इसमें। देखो ध्यान से क्या बोल रही हूं मैं। देखो, ओव्यूल जो है वो सीधा भी हो सकता है, ठीक है, और ऐसा उल्टा भी हो सकता है। डन। तो ओव्यूल अगर सीधा होगा, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं, पर उल्टा होगा तो इसे हम कहते हैं एनाट्रोपस कंडीशन। आपके एनसीईआरटी में उल्टे वाले ओव्यूल की संरचना दी गई है। चलिए देखते हैं। अब ओव्यूल को हम डिटेल से देखने वाले हैं, वो देखिए कैसा है। सपोज दैट मैं बनाती हूं, ध्यान से देखना है ना। अगर मैं बनाऊं ऐसा ओव्यूल का डायग्राम, देखो ध्यान से। ओव्यूल जो होता है ना, अगर आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे या किसी का भी डायग्राम देखोगे, ओव्यूल जो होता है ये घिरा हुआ होता है 2 लेयर से। तो भैया इसकी 2 लेयर बना लो, कोई टेंशन नहीं है। ये 2 लेयर, एक लेयर ये हो गई और भैया एक लेयर ये हो गई। सो दिस इज द 2 लेयर। थोड़ा इसको मेरे को और कम ब्रॉड बनाना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा ओव्यूल बनाऊंगी मैं तो कैसे काम चलेगा शिप्रा मैडम आपका। सो दिस इज द ओव्यूल। ये जो मैंने बनाया, इसके पास 2 लेयर होती हैं, ये मैंने आपको बताया। अच्छा, ये आप ओव्यूल देख रहे हो कि सीधा है, ठीक है, ध्यान से देखना। ये जो ओव्यूल आप देख रहे हो ये कैसा है बच्चों? ये है सीधा, ठीक है, ये है आपका सीधा, ठीक है, ये हुआ आपका सीधा ओव्यूल। डन, ठीक है, डन। ये अब आप, बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे मैम हमें तो एनसीईआरटी में ऐसा वाला दिया हुआ है, ओव्यूल ऐसा भी हो सकता है बेटा, ओव्यूल ऐसा भी हो सकता है। ओहो, ओव्यूल ऐसा भी हो सकता है कि ओव्यूल ऐसा हो, ठीक है। बहुत सारे टाइप के ओव्यूल हो सकते हैं, ऐसे भी ओव्यूल हो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ओव्यूल उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के ओव्यूल है, मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, टेंशन नहीं लेना है। तो ये एक ओव्यूल बना लिया मैंने, ठीक है। अब देखो, ओव्यूल से क्या जुड़ा होता है? फ्यूनिकल। पर फ्यूनिकल जिस जगह से जुड़ा रहता है इसको हम कहते हैं हिलम या हाइलम, कुछ भी कह दो। और ये हो गया बेटा अपना फ्यूनिकल किससे जुड़ा रहता है? प्लेसेंटा से। अब ध्यान से सुनो, ओव्यूल का अरेंजमेंट जो है, ये तो मैंने एक ओव्यूल बनाया, ध्यान से सुनो। ओव्यूल जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से प्लेसेंटा से जुड़े रह सकते हैं, ऐसे जुड़े रह सकते हैं, ऐसे जुड़े रह सकते हैं। एक्सियल प्लेसेंटा होता है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है, बहुत सारे टाइप के प्लेसेंटेशन होते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि मोर देन वन ओव्यूल है। आप क्या देख रहे हो यहाँ पर? मोर देन ओव्यूल है, मोर देन वन ओव्यूल है। और अगर मैं आपको बताऊं ना बच्चों, तो जो ओव्यूल होता है, दिस ओव्यूल इज अ फ्यूचर सीड। समझे? ओव्यूल क्या होता है मेरे बच्चों? ओव्यूल होता है फ्यूचर का सीड। समझ में आई बात? और जो ओवरी होती है वो होता है फ्यूचर का फ्रूट। समझ में आई बात? तो अगर आप अपना कोई भी फल फाड़ते हैं और अगर आपको अपने फल में बहुत सारे बीज दिखते हैं, तो आपको मान लेना है कि फलाना वेजिटेबल या फलाना फ्रूट में इतने सारे ओव्यूल हैं। तो अगर एक दिख रहा है तो आपको एक ओव्यूल है, जैसे कि आम। और अगर बहुत सारे दिख रहे हैं मतलब बहुत सारे सीड दिख रहे हैं मतलब बहुत सारे ओव्यूल हैं, ठीक है। पर ओव्यूल का अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से हो सकता है। इसे हम कहाँ पढ़ेंगे? 11th के मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में आप देख सकते हो, प्लेसेंटेशन मैंने पढ़ाया हुआ है, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन, वहां पे पढ़ लेना आप, ठीक है।
तो ये मैंने आपको बताया। चलो अब बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा कि मैम हमें एनसीईआरटी में तो उल्टा दिया हुआ है, तो काहे टेंशन ले रहे हो यार, उल्टा बना लो, क्या टेंशन है, लो उल्टा बना लो, लो ये बना लो उल्टा, इसमें क्या इतना टेंशन है। सो ये आप उल्टा भी बना सकते हो, लो बना दिया मैंने उल्टा, बोलो अब क्या टेंशन है। ये थोड़ा इसको रंग देती हूँ, है ना, ये। चलो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जहाँ से ओव्यूल जुड़ा हुआ है इसको हमने क्या कहा, दिस एरिया जहाँ से ओव्यूल जुड़ा रहता है इसे हम कहते हैं हिलम, ठीक है। इसका मुझे थोड़ा और छोटा एंड बनाना पड़ेगा, डन, इट इज लाइक दैट, ओके। अब ध्यान से देखते जाना बच्चों क्या बोल रही हूँ मैं, ओके। नाउ दिस इज व्हाट, ये क्या होता है अपना फ्यूनिकल, ठीक है, हिलम से फ्यूनिकल जुड़ा था, इसको बोल दिया फ्यूनिकल, फ्यूनिकल नहीं भी लिखूंगी तो भी चलेगा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए हिलम। नाउ अब ध्यान से देखना, इसके ओव्यूल के पास कितने लेयर होते हैं, मैम आपने बताया कि 2 लेयर होते हैं, बना लो 2 लेयर, ये बना ली मैंने 1 लेयर और इसी के अंदर बना लो बेटा दूसरी लेयर, कोई टेंशन है क्या इसमें, ये बना ली मैंने दूसरी लेयर, डन। अब सब लोग मेरी बात को ध्यान से देखना मैं क्या बना रही हूँ, ओके। इसको मिटा दो हिलम को यहाँ से, अरे अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ इसको, यार ये अच्छा नहीं दिख रहा है ना, इसको अच्छा बनाती हूँ, चलो इसको अपन बना लेते हैं, इट इज लाइक दैट, नाउ इट इज गुड, ये सही दिख रहा है, अब ये बना लिया मैंने, ठीक, अब सही दिख रहा है। चलो ये कैसा ओव्यूल दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, तो ये कौन सा ओव्यूल हो गया बच्चों, एनाट्रोपस, उल्टा दिख रहा है, ठीक है। ये किससे जुड़ा हुआ रहता है, ये जिस स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ से एक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ रहेगा और इस यहाँ से जहाँ से जुड़ा हुआ है इसको हमने कह दिया हिलम, ठीक है, हाइलम हिलम जो मन करे वो कहो। अब एक एक करके सब लोग ध्यान से देखो, यहाँ पर जो सेंटर पर एरिया रहता है, इसको मैं कलर कर रही हूँ, सेंटर पर जो एरिया रहता है यहाँ पर पाई जाती हैं बहुत सारी सेल्स, ठीक है। ये जो सेंटर आपको दिख रहा है येलो येलो जिसको मैंने रंगा है, यहाँ पर पाई जाती हैं बहुत सारी सेल्स बच्चों, यहाँ पर बहुत सारी सेल्स होती हैं, ठीक है। इन सेल्स को हम कहते हैं न्यूसेलस, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी सेल्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूसेलस। आप देख रहे हो कि यहाँ पर 2 कवरिंग है, इन्हें हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट, क्या कहते हैं इन्हें हम, इंटेग्यूमेंट, जो कि फ्यूचर में चलकर सीड कवर बनाएंगी, ठीक है, क्या बनाएंगी, सीड कवर। इंटेग्यूमेंट जो होता है वो सीड को प्रोटेक्शन देने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पर ये भी ये हो गया इंटेग्यूमेंट, कोई टेंशन नहीं, यहाँ पर ये हो गया इंटेग्यूमेंट, डन हो गया। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, क्या बोल रही हूँ मैं, फ्यूचर में जो सीड होता है वही ओव्यूल है, ओव्यूल जो है वही सीड है और जो ओवरी है वो फ्रूट है, ये सबको पता चल गया। सीड के ऊपर जो कवर होते हैं इनको हम इंटेग्यूमेंट कहते हैं, जो कि प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, बाद में चल के यही सीड कोट बनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो इसके अंदर ये सेंटर पर ओव्यूल के बड़े सारे सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूसेलस, मेरे बच्चों क्या कहते हैं इन्हें हम, न्यूसेलस कहते हैं, डन, समझ में आ गई बात। आगे बात करें, अब आपको यहाँ पर एक एंड दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर इसके दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर इसके दिखाई दे रहा होगा, डन। ये जो ओपन एंड है इसको हम कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चों इसे हम, माइक्रोपाइलर एंड। यहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड कौन सा है ओव्यूल के, ये हो गया आपका माइक्रोपाइलर एंड, ये ओपन रहता है, ये ओपन रहता है। क्यों मैम, ओव्यूल का ये वाला एंड क्यों ओपन रहता है, देखो बच्चों, ओव्यूल के अंदर हम बनाएंगे फीमेल गैमीट। ओव्यूल के अंदर एक एग सेल होती है जिससे जाकर पोलन ग्रेन का जो पोलन ग्रेन जो होते हैं, मेल गैमीट पोलन ग्रेन के अंदर होते हैं, वो फ्यूज हो जाते हैं, डन। सो बेटा वो पोलन ग्रेन जो है वो अंदर कहां से आएंगे, क्वेश्चन ये है कि इस ओव्यूल के अंदर पोलन ग्रेन आएंगे कैसे, ये क्वेश्चन है कि नहीं है। तो माइक्रोपाइलर एंड से पोलन ग्रेन की एंट्री होती है या पोलन ट्यूब की एंट्री होती है, समझ में आई बात। माइक्रोपाइलर एंड से पोलन ट्यूब की एंट्री होती है। इसके जस्ट ऑपोजिट एंड जो होता है इसको हम कहते हैं चलाजल एंड, समझ में आई बात। इसके जस्ट ऑपोजिट जो एंड होता है इसे हम कहते हैं चलाजल एंड। सो दिस इज द चलाजल एंड, ये कौन सा एंड हो गया मेरे बच्चों, चलाजल एंड। सो दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड एंड दिस वन इज द चलाजल एंड, डन हो गया इतनी बात। अब सुनो, न्यूसेलस में इतनी सारी जो सेल्स बनी, मैं यही वाला एनसीईआरटी वाला ले लेती हूँ। न्यूसेलस में जो इतनी सारी सेल्स भरी हुई हैं उसमें से एक सेल का हो गया दिमाग खराब और उसमें से एक सेल बोली अब मुझे बच्चा चाहिए, मैं प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ। सो उसमें से एक सेल जो है जो कि चलाजल एंड साइड होती है, ये मैं यहाँ बना रही हूँ पर एक्सप्लेन पूरा वहां करूंगी, इसे हम कहते हैं क्या, मीगास्पोर मदर सेल। ओव्यूल को हमने क्या कहा था रे,
ओव्यूल को हम क्या कह रहे थे? ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। ओव्यूल को हम क्या कहते हैं? मेगास्पोरेंजियम, जिसके अंदर क्या बनता है? मेगास्पोर बनता है। ठीक है, मेगास्पोर बनता है। डन। आ जाओ, अब पीछे आओ। अब हम लोगों ने बोला इसमें से एक रोने लगी, मुझे बहुत सारे बच्चे पैदा करने हैं। अब अगर इसको बच्चे पैदा करने हैं तो बेटा ये तो मदर कहलाएगी ना, ठीक है। और कैसे बच्चे बनाने? मेगास्पोर बनाने। दिस इज द मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल इज अ मेगास्पोरेंजियम, जिसके अंदर मेगास्पोर बनेगा। मेगास्पोर का मतलब होता है फीमेल गैमेट। बस यार इतनी बात है, रखो। अब इसमें से एक पगला गई और उसने बोला मुझे मां बनना है, और यहां पर ये कहलाई मेगास्पोर मदर सेल। क्या कहलाई बच्चों? मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, क्या कहलाई मेरे लल्ला? ये कहलाई मेगास्पोर मदर सेल। डन हो गई इतनी बात। मेगास्पोर मदर सेल रोने लगी और बोली मुझे बच्चे पैदा करना है। और फिर इसने क्या किया? इसके लिए मुझे आपको क्विक रिवीजन देना पड़ेगा। आपको याद होगा, अगर आपको याद होगा, अगर आपने लास्ट क्लास लगाई होगी तो मैंने आपको एंथर पढ़ाया था, और एंथर में मैंने आपको पढ़ाए थे माइक्रोस्पोरेंजियम। ये जस्ट रिवीजन है, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था माइक्रोस्पोरेंजियम बच्चों, और मैंने आपको बताया था, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर यहां पर होते हैं क्या? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, क्या होते हैं बच्चों? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, इन माइक्रोस्पोर मदर सेल में सबसे पहले क्या हुआ था? मियोसिस 1। मियोसिस 1 के फलस्वरूप ये कैसी सेल्स थी? माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n थी, जिसकी वजह से मुझे 2 हैप्लॉइड सेल मिली। और उसके बाद फिर इसमें क्या हुआ? मियोसिस 2 हुआ। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या हुआ बच्चों? उसके बाद इसमें हुआ मियोसिस, उसके बाद इसमें हुआ मियोसिस 2। मियोसिस 2 जब कंप्लीट हुआ तो मुझे 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर मिले। ठीक है, यही पढ़ा था हम लोगों ने। बाद में यही माइक्रोस्पोर किस में डेवलप हो गए थे? पोलन ग्रेन में। तो मुझे कितने मिले थे? 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। ठीक है, आई होप कि ये आपको रिवीजन हो रहा होगा। मुझे क्या मिले थे? 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, और यही 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बाद में चल के किस में कन्वर्ट हो गए थे? पोलन ग्रेन में। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो गए थे बच्चों? पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो गए थे। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। यहां पर भी कहानी कुछ ऐसी ही है, बस जब हम लोग एंथर की बात कर रहे हैं, जब हम लोग मेल की बात कर रहे हैं, तो मेल में 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल से मुझे 4 माइक्रोस्पोर मिलते हैं या 4 पोलन ग्रेन मिलते हैं। समझ में आ गई बात? 4 माइक्रोस्पोर मिलते हैं या 4 पोलन ग्रेन मिलते हैं, क्योंकि माइक्रोस्पोर ही पोलन ग्रेन बनाते हैं। ठीक है, तो मुझे एक माइक्रोस्पोर, ध्यान से सुनना, मुझे एक माइक्रोस्पोर, MI लिख रही हूं, माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन मिलते हैं। डन। और चारों फंक्शनल होते हैं, चारों काम कर सकते हैं। पर यहां पर कहानी डिफरेंट है बच्चों। यहां पर जो मेगास्पोर मदर सेल है वो कैसी है बच्चों? डिप्लॉइड है। कैसी है बच्चों? डिप्लॉइड है। सबसे पहले उसमें होगा मियोसिस 1। ठीक है, सबसे पहले M1 लिख रही हूं, उसमें होगा मियोसिस 1। मियोसिस 1 से 2 हैप्लॉइड सेल बनेंगी, और फिर मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, जिससे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेंगे। ठीक है, पर ये बहुत इतराएगी और ये बोलेगी कि मुझे एक ही बच्चा चाहिए क्योंकि मैं पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहती हूँ। हालांकि ये मजाक है, पर मुझे एक ही बच्चा चाहिए। मियोसिस 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। मियोसिस 2 के फलस्वरूप मुझे 4 मेगास्पोर मिलेंगे। मियोसिस 1 से तो 2 मिले थे, मियोसिस 2 से 4 मिलेंगे, क्योंकि मियोसिस 1 होता है रिडक्शनल डिवीजन और मियोसिस 2 होता है इक्वेशनल डिवीजन। ज्यादा चाहिए है तो आप सेल डिवीजन का क्लास लगा के देखो। देखो, डिप्लॉइड को 2 हैप्लॉइड में बांटता है मियोसिस 1, क्योंकि मियोसिस 1 में क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है। मियोसिस 2 में क्रोमोसोम का नंबर 1 से 2 सेल बनेंगी, पर वो सारी इक्वल होंगी। तो ये 2 सेल हैं और 4 इक्वल सेल बनाएंगी, 1 से 2, 1 से 2। डन। नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ तो इसमें क्या होगा कि वो बोलेगी नहीं 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 नहीं, ऐसा है कि मुझे ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, सिर्फ ये वाला चाहिए। तो होता ये है कि जो आपका फीमेल रहती है उसमें 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक बचता है। समझ आई बात? सिर्फ एक मेगास्पोर फंक्शनल होता है फीमेल में, जबकि मेल में आपने क्या देखे कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर का मतलब छोटा है तो पोलन ग्रेन है यार, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन मिलते हैं। पर यहां पर तुमने क्या देखा कि एक मेगास्पोर से मिलते तो 4 मेगास्पोर हैं, एक मेगास्पोर मदर सेल से मिलते तो 4 मेगास्पोर हैं, पर 3 डीजनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक ही बचता है। और बच्चों
और बच्चों ये होगा डिवाइड, और डिवाइड होकर ये बनाएगा एम्ब्रियो सैक। क्या बनाएगा? एम्ब्रियो सैक। आइए उसका डिटेल पढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमको ये एम्ब्रियो सैक का डिटेल पढ़ने से पहले आपको कुछ और याद दिलाना चाहती हूँ। भूली बिसरी यादों के पास हम लोग चलते हैं, ध्यान से सुनो। आप लोगों को मैंने क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि जो मेन प्लांट बॉडी होती है, ध्यान से सुनो रे, क्या बोल रही हूं मैं, जो मेन प्लांट बॉडी होती है उसकी सारी सेल्स कैसी होती है? 2n होती हैं। और पूरा मेन प्लांट बॉडी को हम क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट। क्या कहते हैं हम लोग? स्पोरोफाइट कहते हैं, क्योंकि इस मेन प्लांट बॉडी से स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेल की रे। आओ ध्यान से देखो मेल की, ठीक है। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? मेल की। मेल में ये जो मेन प्लांट बॉडी, ध्यान से सुनो, मेन प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी जो है ये क्या है? इसकी स्पोरोफाइट, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट है, डन। इसकी सारी सेल्स क्या होती हैं? 2n होती हैं। कैसी होती हैं? स्पोरोफाइट मतलब डिप्लॉइड, गैमेटोफाइट मतलब हैप्लॉइड, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी मेल में हो गई, सेम कंडीशन चलेगी अभी। मेन प्लांट बॉडी में हो गई सारी सेल्स होती हैं डिप्लॉइड, ठीक है। इसमें हुआ मियोसिस, इसमें हुआ है मेरे बच्चों मियोसिस। मियोसिस होगा तो मुझे कितनी हैप्लॉइड सेल मिलेंगी? मैम 4 मिलेंगी। ये 4 मिल गई मुझे, ठीक है, डन। ये इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर। इनको हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर। कहा हम लोगों ने। उसके बाद बेटा इसमें क्या होगा बोलो? माइटोसिस। माइटोसिस होगा। माइटोसिस होगा तो क्या होगा बोलो? मैं आपकी जो 2n सेल है जिसको हम क्या कहते हैं? एक किसी 2n सेल को लिया हमने, इसको हमने कहा माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसमें हुआ मियोसिस जिससे मुझे 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर मिले। इसमें हुआ माइटोसिस। माइटोसिस से क्या मिलेगा बच्चों? माइटोसिस से मिलेगा मुझे पोलन ग्रेन, ठीक है। माइटोसिस से मुझे क्या मिलेगा बोलो? पोलन ग्रेन। पीजी लिखा। पोलन ग्रेन को ही हम मेल का क्या कहते हैं? गैमीटोफाइट। याद है? पोलन ग्रेन को ही हम क्या कहते हैं? गैमीटोफाइट कहते हैं, क्योंकि पोलन ग्रेन के अंदर क्या चीज फॉर्म होगी? फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट होगा। क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट होगा पोलन ग्रेन के अंदर। और इसमें अब फिर से क्या होगी? माइटोसिस होगी, और आपका पोलन ग्रेन क्या बन जाएगा? ये बनाएगा मेल गैमीट। तो आपने मेल में देखा था कि आपका मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट, और इस मेन प्लांट बॉडी में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं एंथर। और ये एंथर की सारी सेल्स कैसी होती हैं? डिप्लॉइड होती हैं। उसमें एक जो डिप्लॉइड सेल है जिसे हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, उसमें मियोसिस होता है जिससे माइक्रोस्पोर बनते हैं, फिर उसमें माइटोसिस होता है जिससे पोलन ग्रेन डेवलप होते हैं। पोलन ग्रेन जो होता है उसमें फिर एक बार माइटोसिस होता है जिससे क्या बनते हैं? आपके मेल गैमीट, ठीक है। ये पढ़ाया था मैंने आपको, डन हो गई इतनी बात। तो मेल में गैमीटोफाइट कौन होता है? पोलन ग्रेन। पर फीमेल में कौन होता है? आइए देखें। फीमेल में, अब आओ देखो रे, फीमेल की बात कर रही हूं मैं। फीमेल में स्पोरोफाइट कौन होगा बोलो? मैम फीमेल में स्पोरोफाइट तो स्पोर किस में बनना है? मैम फीमेल में ओव्यूल जो है वही स्पोरोफाइट होगा। जैसे इसमें एंथर था वैसे इसमें क्या है? पिस्टल है, ओवरी है। तो यहाँ पर जो है स्पोरोफाइट, यहाँ पर भी मेन प्लांट बॉडी इज द स्पोरोफाइट, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी जो है, जो आपकी मेन प्लांट बॉडी में भी कौन सा स्ट्रक्चर बेटा? कौन सा स्ट्रक्चर बेटा बोलो? आपका ओव्यूल जो है ये क्या है? आपका स्पोरोफाइट है, ठीक है, क्योंकि ओव्यूल में ही क्या बनेंगे? स्पोर। इसकी सारी सेल्स कैसी होती हैं? डिप्लॉइड होती हैं। फिर इसमें क्या किया आपने? मैम मियोसिस किया। ओहो देखो मैं मियोसिस की स्पेलिंग क्या लिख रही हूँ। इसमें मैम हम लोगों ने मियोसिस किया जिससे हम लोगों को 4 हैप्लॉइड क्या मिले बोलो? इससे मैम हमको 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर मिले, ठीक है। ये क्या है? हमें मेगास्पोर मिले। अब मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि ये 3 तो डीजेनरेट हो जाएंगे, ये 3 डीजेनरेट हो जाएंगे, और एक में होगा माइटोसिस, ठीक है। एक में क्या होगा? माइटोसिस होगा। डन हो गई। आइए एक में होगा माइटोसिस। यहाँ प्लांट आपको मेन वाला जो आपका मेल पार्ट है वो क्लियर हुआ कि सबसे पहले एंथर था, एंथर में सारे जो सेल्स थे, एंथर में होते हैं चैम्बर जिनको माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, जिसकी सारी सेल डिप्लॉइड होती हैं। डिप्लॉइड सेल में मियोसिस हुआ तो माइक्रोस्पोर बना, उसमें 2 बार माइटोसिस हुआ तो हमें मेल गैमीट मिले। अभी तक हम लोगों ने मियोसिस कर लिया है फीमेल में। मियोसिस जब हुआ फीमेल में तो हमें 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर मिले थे। तो इसका मतलब ओव्यूल इज द स्पोरोफाइट या ओवरी इज द स्पोरोफाइट ऑफ द फीमेल, क्योंकि ये मेगास्पोर बना रही, स्पोर
जो भी माइक्रोस्पोर बनाएगा कौन बना रहा था, एंथर बना रहा था, जो भी मेगास्पोर बनाएगा कौन बना रहा था, ओवरी बना रही थी। तो ये लोग क्या हो गए, इसके स्पोरोफाइट हो गए नॉर्मली। अच्छा मैंने इसको उल्टा बनाना था, माइक्रोपाइलर एंड पे ही ये कहानी होती है, ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड की ही कोई एक सेल जो है वो मां बनना चाहेगी। इसको मैंने उल्टा तो नहीं बोल दिया, सीधा कर लेना इसको, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर देखते हैं क्या कहानी है, ठीक है। तो क्या क्या देख लिया, एक बार रिवाइज कर लेती हूँ यहाँ पे, फिर मैं आपको अच्छे से और समझाती हूँ। सो यहाँ पर एक सेल थी, दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड, जिसने 4 मियोसिस करके 4 हेप्लॉइड क्या बनाए बच्चों, इसने मियोसिस करके मैम 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर बनाए, जिसमें ये डिजेनरेट हो गया, ये डिजेनरेट हो गया, ये डिजेनरेट हो गया। अब ये जो एक हेप्लॉइड मेगास्पोर है, ये मेगास्पोर क्या करेगा, आइए देखते हैं। और ये स्ट्रक्चर इसका स्पोरोफाइट है। क्या है इसका, स्पोरोफाइट। सो ओव्यूल और द ओवरी इज द स्पोरोफाइट ऑफ द फीमेल, एंथर और द माइक्रोस्पोरेंजियम इज द स्पोरोफाइट ऑफ द क्या कहते हैं, मेल, ठीक है। अब आओ ध्यान से देखो, अब क्या कहा मैंने, ध्यान से देखो क्या क्या किया हम लोगों ने, आओ पढ़ लेते हैं एक बार। सो एक बार मैं पहले फिर से मुझे बनाना पड़ेगा आपकी ओवरी, बिना ओवरी बनाए मैं काम नहीं कर पाऊंगी, है ना, बिना ओवरी बनाए, ओव्यूल बनाए, सॉरी, बिना ओव्यूल बनाए तो काम नहीं हो पाएगा, है ना। सो ये बनाना जरूरी है, ये बना लिया, थोड़ा बड़ा है नो बट ठीक है। सो ये बना लिया मैंने ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर हमारे पास, ध्यान से सुनना मेरी बात, है ना, इसको ओपन कलर कर लेंगे यार। सो ओव्यूल के अंदर हमारे पास ये है, आई थिंक इट इज विजिबल कलर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है येलो दिखता नहीं है। ओव्यूल के अंदर अब हमारे पास सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बचा है बच्चों, है ना हमारे पास। अब इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों, ध्यान से देखो। मैम आपने हमको ये बताया, कहाँ गया यार वो, हमने ये देखा कि हमारे पास 4 माइक्रोस्पोर थे जिसमें रिपीटेड माइटोसिस हुआ। इसमें क्या होगा, इसमें सेम चीज, मियोसिस के बाद आपको माइटोसिस करना है, आओ माइटोसिस करो। चलो हमारे पास एक क्या पड़ा हुआ है, कौन से कलर से लूं, व्हाइट, ब्लैक लेती हूँ, रेडी लेती हूँ। सो हमारे पास एक पड़ा हुआ है क्या, फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है। एक 3 तो डिजेनरेट हो गए, ठीक है। इसमें होगा माइटोसिस, पहला माइटोसिस, सिंगल एन माइटोसिस हो गया, बोलो, ठीक है। माइटोसिस कर लिया, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब इसमें और माइटोसिस होगा, 1 2, फिर माइटोसिस हुआ, बोलो। पर यहां पर ऐसी कंडीशन नहीं होगा, देखो कैसे होगा, देखो ध्यान से, यहां पर आपको कुछ चीजें समझाती हूं मैं, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। देखो नॉर्मली जब आप लोग किसकी बात करते हो, नॉर्मली जब आप मेल्स की बात करते हो तो वहां पर हम लोगों ने क्या सीखा कि 4 माइक्रोस्पोर से 4 पोलन ग्रेन बनते हैं। पर फीमेल्स के साथ ऐसा नहीं होता, ध्यान से सुनो। फीमेल्स के साथ एक मेगास्पोर ये है, ठीक है। इसमें क्या पाया जा रहा है बच्चों, ये 1 सेल है, ध्यान से समझना, 1 सेल, ठीक है। दिस इज द 1 सेल स्ट्रक्चर। अब इसी 1 सेल स्ट्रक्चर में ध्यान समझते जाना, क्या बोल रही हूं मैं, इसी 1 सेल स्ट्रक्चर में माइटोसिस होता जाएगा। तो बेटा इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, समझे मेरी बात, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रही हूं मैं। दिस इज द मेगास्पोर, इस मेगास्पोर में क्या क्या होगा वो ध्यान समझना। इसमें न्यूक्लियस तो डिवाइड होगा, इसमें न्यूक्लियस डिवीजन होगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। पर ये जो न्यूक्लियस डिवाइड होंगे माइटोसिस से, ये सेल नहीं बनाएंगे, तो इसमें कोई सेल डिवीजन नहीं होगा, अभी इसमें सेल डिवाइड नहीं होगी। तो यही एक मेगास्पोर क्या हो जाएगी, इनलार्ज हो जाएगी, समझे बात को, यही एक मेगास्पोर इनलार्ज हो जाएगी और इसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होते रहेंगे। समझ आई बात, इसमें क्या होते रहेंगे, न्यूक्लियस डिवाइड होते रहेंगे। तो एक न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो 2 बनाएंगे, 2 जब डिवाइड होंगे तो 4, और 4 जो बनाए होंगे तो 8, ठीक है। तो 3 बार माइटोसिस आपको करना पड़ेगा। चलो देखो ध्यान से। सो एक बार हमारे पास कितने सेल स्ट्रक्चर मिलेगा, हमारे पास एक सेल डिवाइड, एक न्यूक्लियस डिवाइड हुआ तो 2 बने, ठीक है। अरे यार मैं, ठीक है, ये बने 2 से डिवाइड हुआ तो, ये एन क्यों लिख रही हूं मैं, 2 से डिवाइड हुआ तो बने 4 से डिवाइड हुआ तो बने 8, ठीक है। तो कितने बन जाएंगे अब हमारे इससे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप देखोगे कि एक ही सेल के अंदर आपको 8 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, समझ में आई बात, एक ही सेल के अंदर 8 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं बच्चों। कुछ समझ आ रहा है बात को कि सब ऊपर से जा रहा है, देखो ध्यान से क्या बोल रही हूं मैं। हम लोग नॉर्मली जब मेल्स की बात करते हैं तो नॉर्मली हम मेल्स में
न्यूक्लियस को डिवाइड करते हैं, साथ में सेल्स को भी डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे एक माइक्रोस्पोर से टोटल 4 पोलेंड्रियन मिलते हैं। पर यहां पर हमारे पास हुआ ये है, ये चारों तरफ देखो ध्यान से, यहां पर हमारे चारों तरफ न्यूक्लियस की सेल्स है, ठीक है, ये हमारे पास न्यूक्लियस की सेल्स है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, ये हो गई न्यूक्लियस की सेल, पूरे में न्यूक्लियस की सेल भरी हुई है और ये सारी डिप्लॉयड है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है हमारा। पर बीच में एक जो सेल जिसको प्रेग्नेंट होना था, जिसको मां बनना था, वो एक्साइटेड हुई, ठीक है, और उसने एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस डिवाइड कर लिए बच्चों, एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस डिवाइड कर लिए। समझ आई बात? एक ही सेल के अंदर क्या कर लिया, बहुत सारे न्यूक्लियस डिवाइड कर लिए। तो अब ध्यान से देखो क्या क्या हुआ इसमें। इसमें हुआ ये कि एक हमारे पास थी, क्या हमारे पास ये हो गई, ये अपनी कौन सी हो गई, ये हो गया हमारा मेगास्पोर। एक सेल को मां बनना था, वो इनलार्ज हुई, ठीक है, उसने मेगास्पोर बना लिया। कैसे बनाया वो आपने देखा, मेगास्पोर मदर सेल जो है वो उसमें मियोसिस डिवीजन हुआ, जिसमें 4 बने, 4 में 3 डिजनरेट हो गए, 1 बची हुई है। अब इस एक में एक न्यूक्लियस से, ध्यान समझो, एक न्यूक्लियस से कितने बनेंगे, 2, ठीक है, 2 से बनेंगे 4 और 4 से बनेंगे 8, तो कितने बन गए, 4 और 1 5, 6 7 और 1 8, ठीक है। सो 1 मेगास्पोर में जब हम 1 फंक्शनल मेगास्पोर में जब हम 3 बार माइटोसिस करते हैं तो हमें 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर मिलता है, 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है, समझ में आई बात, 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर मिलता है। सो एक ही मेगास्पोर के अंदर आपको 8 न्यूक्लियस तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी ये न्यूक्लियस जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुआ है, ध्यान से सुनो, या इस मेगास्पोर के अंदर ओनली क्या प्रोसेस हुआ है बच्चों, ओनली कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस हुआ है। और आधे से अधिक बच्चे पूछ रहे होंगे कि मैम ये कैरियोकाइनेसिस क्या होता है। ओनली कैरियोकाइनेसिस का मतलब है बच्चों कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हुआ है, डिवीजन मतलब सेल का फॉर्मेशन या सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर सेल नहीं बनी है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है, सेल वॉल का फॉर्मेशन इमीडिएटली नहीं होगा। सो यहाँ पर आपको 8 सेल्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे। पर कुछ समय के बाद ये जो सेल्स हैं इनके चारों तरफ सेल वॉल फॉर्मेशन होने लगता है और इनमें अरेंजमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है, ध्यान से सुनो, इनमें क्या हो जाता है, अरेंजमेंट शुरू हो जाता है। आइए देखें, सो आइए देख लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। सो ये हम बना लेते हैं कि इनमें अरेंजमेंट शुरू हो गया, ठीक। और ये जो आप कहाँ गया यार, ओके, ये जो अरेंजमेंट पर्पल कलर से हाईलाइट किया था, मैं भूल गई थी हाईलाइट कौन से कलर से था, ठीक है। सो ये जो आपकी एक सेल है जिसके अंदर 8 न्यूक्लियस तैर रहे हैं, अब इन्हीं 8 न्यूक्लियस के चारों तरफ पता है क्या होगा, बोलो, इन्हीं 8 न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन होने लगेगा धीरे धीरे। सो ये बना लो न्यूसेलस को छोड़ नहीं सकते आप, न्यूसेलस सेल्स को, ठीक है, और बना लो इसमें, अब एक ब्लैक कलर से बना रही हूं, ध्यान से देखो। अब इनमें होगा क्या, धीरे से बच्चों, इनमें होगा सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन और अरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, वो न्यूक्लियस अरेंज होंगे। अब कुछ न्यूक्लियस जो होते हैं वो ऐसे पोल पे जाकर अरेंज हो जाते हैं, ये वेजिटेटिव सेल्स होती हैं, ठीक है। 3 ये क्या करते हैं, 3 न्यूक्लियस, ध्यान से सुनो, इसमें 8 थे ना, इसमें 3 न्यूक्लियस जो है अपना सेल वॉल बना के नीचे जाके अरेंज हो जाता है एट द चलाजल एंड। इनको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। बोलो बच्चों क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स, वेजिटेटिव सेल्स हैं, ठीक है। फिर जो 2 सेल्स हैं वो ऊपर जाकर ऐसे अरेंज हो जाती हैं, कौन से कलर से बनाओ यार, यहाँ तो कलर ही नहीं है, ऐसे 2 सेल्स नहीं, आई होप इट इज नॉट विजिबल, ओके, ये जो दोनों सेल्स है ऐसे जाकर अरेंज जाती हैं यहाँ पे, इन्हें आप कहते हैं, पता है क्या, इन्हें आप कहते हैं सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स, ये 2 न्यूक्लियस ने अपने चारों तरफ सेल वॉल बनाई और ऊपर जाकर अरेंज हो गए। उसके बाद बच्चों एक प्यारी सी सुराहीदार गर्दन जैसी यहाँ पर एक सेल होगी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी से, इसे आप कहते हैं एग सेल। क्या कहते हैं, एग सेल। अभी एक एक करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। पर यहाँ पर आपको एक सेल दिखाई देगी जिसपे पाए जाएंगे 2 न्यूक्लियस, और ये दोनों न्यूक्लियस अपने चारों तरफ सेल वॉल नहीं बना पाए हैं, इन्हें आप कहते हैं सेंट्रल सेल। क्या कहते हैं बच्चों, सेल से लिख दे, देखो मुझे, इसे आप कहते हैं सेंट्रल सेल, ठीक है।
क्या देखा आपने, ध्यान से देखो, यहां पर हम लोगों ने एक मेगास्पोर पर 3 बार माइटोसिस किया तो हमें 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर मिला। मेगास्पोर में अभी जो न्यूक्लियस अंदर 8 भरे हुए हैं, इसमें अभी सेल्स का फॉर्मेशन, सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हुए हैं। पर कुछ समय के बाद ये चारों तरफ, अपने चारों तरफ एक ही मेगास्पोर के अंदर ही अलग अलग सेल बना बना के टूट टूट के बाहर नहीं जा रही हैं, इसी के अंदर ये अपने चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन कर लेती हैं और अपने आप को अरेंज करती हैं। कुछ सेल्स जो होती हैं वो चलाजल एंड की ओर अरेंज कर लेती हैं, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। कुछ जो 2 सेल्स होती हैं वो माइक्रोपाइलर एंड की ओर अरेंज हो जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं साइनर्जिड्स। और कुछ जो सेल, जो सुराहीदार वाली एक गर्दन वाली सेल होती है, इसके कहते हैं एग सेल। एग सेल ही फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यही जो है बाद में चल के एम्ब्रियो बनाएगी, जाइगोट बनाएगी। और सेंटर पर बननी चाहिए 2 सेल्स, ठीक है, पर एक्चुअली इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो पाया, तो एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस तैर रहे हैं। इस सेल को हम सेंट्रल न्यूक्लियस, सेंट्रल सेल कहते हैं। और इन दोनों के अंदर जो न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। और ये आपको कितने न्यूक्लियस दिख रहे हैं इसमें? मैम इसमें हमें दिख रहे हैं 8 न्यूक्लियस, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये जो स्ट्रक्चर है ये है 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। और इसमें हमें सेल कितनी दिखाई दे रही है? 1 2 3 4 5 6, और ये एक सेल है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस है, क्योंकि सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो ये हो गया 7 सेल्ड स्ट्रक्चर, 7 सेल्ड स्ट्रक्चर। डन हो गई इतनी बात। और ये जिस स्ट्रक्चर के अंदर बने, अब इसको मेगास्पोर नहीं कहेंगे, अब इस स्ट्रक्चर का नाम हो गया मेरे बच्चों एम्ब्रियो सैक। इस स्ट्रक्चर का नाम हो गया बच्चों एम्ब्रियो सैक। डन हो गई। सो अगर आपसे पूछा जाए कि एम्ब्रियो सैक कितने स्ट्रक्चर है, तो आप बोलेंगे ये 7 सेल स्ट्रक्चर है और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। समझ आ गई बात? डन हो गई इतनी बात। दूसरी बात अब आपको समझाती हूं मैं। तो अगर मैं इस वाली स्लाइड में वापस आऊं, ठीक है, इसी में आती हूं, मुझे बताओ इसमें फीमेल गैमेट कौन है? मैम ये जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों एग सेल, ये इसका फीमेल गैमेट है, ये इसका फीमेल गैमेट है, ठीक है। और फीमेल गैमेट बन किसके अंदर रहा है? फीमेल गैमेट एम्ब्रियो सैक के अंदर बन रहा है, इसलिए फीमेल में एम्ब्रियो सैक ही गैमीटोफाइट होता है। एम्ब्रियो सैक क्या होता है? गैमीटोफाइट होता है, जबकि मेल में पोलन ग्रेन गैमीटोफाइट था, ठीक है। चलो कहाँ पर था वो वाला लाइन जो मैं लिख रही थी? बहुत तेजी से मैंने लिखा, ओहो हो, मुझे देखना पड़ेगा। आई होप कि मैंने यहाँ लिखा था, कहाँ गई वो लाइन? ओके, सो अगर मैं बोलूं, अच्छा एक मेगास्पोर ने क्या बनाया? एम्ब्रियो सैक। एक ही मेगास्पोर ने क्या बनाया? एम्ब्रियो सैक बनाया। और एम्ब्रियो सैक ही क्या है बच्चों? गैमीटोफाइट। एम्ब्रियो सैक ही क्या है बच्चों? गैमीटोफाइट। समझ आ गया बात? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अभी तक? डन हो गई इतनी बात। सो हमें ये समझ में आ गया कि एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। और अब हम इसके आगे पढ़ते हैं, क्या कहानी है वो देखो। सो हम अभी तक क्या सीख गए हैं वो देखो। हम लोगों ने सीख गए कि मेगास्पोर क्या होता है। हमने ये देखा कि मेगास्पोर जो होता है वो किस तरीके से बनता है, और वो मेगास्पोर किस तरीके से एम्ब्रियो सैक बनाता है। आई होप दिस इज डन। तो एक क्वेश्चन जो नीट का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा नंबर ऑफ डिवीजन बच्चों पूछा ही जाता है, तो एक बार आप रिवाइज कर लो तो आपको सही रहेगा और आपको याद रहेगा। देखो, अगर मुझे मेल गैमीट्स बनाने, ध्यान से सुनो, अगर मुझे मेल गैमीट बनाने हैं, ठीक है, तो मेल गैमीट बनाने के लिए, ध्यान से सुनो, मेल गैमीट बनाने के लिए हमारे पास स्पोरोफाइट क्या होता है? स्पोरोफाइट बताओ क्या है? मैम स्पोरोफाइट हमारे पास है मेन प्लांट बॉडी। समझ में आई बात? क्या है बच्चों? मेन प्लांट बॉडी इज द स्पोरोफाइट, ठीक है। अब वही हमारे पास गैमीटोफाइट क्या है बच्चों? व्हाट इज द गैमीटोफाइट? गैमीटोफाइट हमारे पास है यहाँ पर पोलन ग्रेन, ठीक है, यही था हमारे पास। पोलन ग्रेन इज द गैमीटोफाइट। ये हमारे पास मेल्स की बात थी, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि कितने डिवीजन हमने किए मेल गैमीट्स बनाने के लिए। समझो बात को। तो हमें मेल गैमीट बनाने के लिए टोटल कितने डिवीजन करने पड़ेंगे ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
ठीक है, मेल गैमीट बनाने के लिए हमें टोटल 1 मियोसिस, ठीक है, या 1 मेल गैमीट, या एक साथ एक्चुअली एक नहीं बनता, 2 ही बनते हैं, तो इसलिए मैंने मेल गैमीट लिखा। तो 1 मियोसिस करना पड़ता है और 2 माइटोसिस करना पड़ता है। ये आपको पता होना चाहिए इन द कंडीशन ऑफ मेल। ठीक है, यही अगर मैं बात करूं कि मुझे फीमेल गैमीट बनाना है, ठीक है, तो मुझे कितने डिवीजन करने पड़ेंगे? फीमेल गैमीट क्या है बच्चों? फीमेल गैमीट मैम यहाँ पर है एग सेल। ये क्या होता है? ये बड़ा होता है। क्या होता है? बिग होता है, बिग। ठीक है, क्योंकि इसके पास न्यूट्रिएंट होता है। ऑब्वियसली जब भी ये फर्टिलाइजेशन होगा तो न्यूट्रिएंट जो होती हैं वो एग सेल ही देती है, इसलिए ये बड़ी होती है। ठीक है ना, आगे बढ़े, ध्यान से देखना। इसमें हमें टोटल बनाने के लिए 1 मियोसिस करना पड़ेगा, 1 मियोसिस करना पड़ेगा और 3 माइटोसिस करना पड़ेगा। दोनों में अंतर है, 3 माइटोसिस। ठीक है, और ये 3 माइटोसिस होने के बाद क्या बनेगा बच्चों? एम्ब्रियो सैक बनेगा। और एम्ब्रियो सैक ही जो है यही क्या है? फीमेल का गैमीटोफाइट है, क्योंकि एम्ब्रियो सैक के अंदर ही क्या बनता है? आपका फीमेल गैमीट बनता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्पोरोफाइट जो है, दोनों के लिए स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी ही है, क्योंकि मेल और फीमेल जो ऑर्गन है उसी के अंदर आपके स्पोर्स बन रहे हैं, विच इज एंथर एंड ओवरी रिस्पेक्टिवली। और जो गैमीटोफाइट है पोलन ग्रेन है मेल्स के लिए और एम्ब्रियो सैक है फीमेल के लिए। इसको आपको भूलना नहीं है, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम क्विक रिवीजन कर लें इसको, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। तो हमारे पास था एक, खैर रिवीजन करने की जरूरत नहीं, तो आप सीख गए होंगे, पर एक बार करा दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारे पास क्या था? एक था ओव्यूल। ठीक है, हालांकि तुम पढ़ चुके हैं इसलिए 2 बार टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास क्या था भैया? हमारे पास एक मेगास्पोर जिसको मम्मी बनना था वो एक्टिव हो गई, और बाकी सारे जो न्यूक्लियस वाले सेल्स थे वो इसके चारों तरफ जो थे वो पड़े हुए थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कौन सी सेल्स जो है जिसको माँ बनना होगा वो कौन से एंड पे होगी बच्चों? मैम वो होगी माइक्रोपाइलर एंड पर। कहाँ पर होगी बच्चों? माइक्रोपाइलर एंड पे होगी। बना दूं मैं, माइक्रोपाइलर एंड भी बना देती हूँ, नहीं तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। वो कहाँ होगी? माइक्रोपाइलर एंड पर होगी। डन। सो ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड पे, ध्यान से समझो, ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड पे एक सेल को प्रेग्नेंट होना होता है, पगला जाती है वो। उसके बाद इसी सेल में क्या होगा रिस्पेक्टिवली बताओ मुझे। अब मैं सिर्फ इतना स्ट्रक्चर बना रही हूँ। इस सेल में मैम होगा सबसे पहले क्या होगा? बोलो मेरे साथ, मियोसिस। मियोसिस होगा तो हमारे पास क्या बनेंगी बच्चों? हमारे पास 1 2 3 4 बनेंगे क्या? मीगास्पोर। ठीक है, क्या बनेंगे? सबसे पहले होगा मियोसिस कंप्लीट, और मियोसिस के फलस्वरूप क्या बनेंगे? हमारे पास 4 मेगास्पोर बनेंगे। क्या बनेंगे? 4 मेगास्पोर बनेंगे। ये 4 मेगास्पोर में 3 डी जनरेट हो जाएंगे, एक ही फंक्शनल होगा। अब इस एक फंक्शनल में 3 बार माइटोसिस होगा। कितने बार होगा? 3 माइटोसिस होगा। तो टोटल हमारे पास क्या होगा बताओ? टोटल मैम हमारे पास 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनेगा। क्या बनेगा? 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। क्यों बोला मैंने 8 सेल स्ट्रक्चर? क्यों नहीं बोला मैम आपने 8 सेल स्ट्रक्चर? इसलिए नहीं बोला क्योंकि अभी इस न्यूक्लियस में सेल डिवीजन नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ काइरियोकाइनेसिस हुई है। जब इसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा तो यही सेल्स जो हैं ये क्या करने लगेंगे बच्चों? यही सेल्स जो है ये अपने आप को रीअरेंज कर लेंगी और अपने चारों तरफ क्या बना लेंगी? ध्यान से सुनो, अपने चारों तरफ क्या बना लेंगी? देखो ध्यान से, 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। भी कितने न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है? ओहो हो, ये कितने न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है मेरे बच्चों? ध्यान से देखो मैम, ये तो 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। दिस इज द 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, सो यहाँ पर आपको ये देखना है कि एक ही सेल के अंदर अभी 8 न्यूक्लियस तैर रहे हैं, मतलब 3 बार माइटोसिस हुआ। तो इस माइटोसिस में क्या हो? व्हाट इज अ माइटोसिस? माइटोसिस जो होता है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है, जिसमें एक ही सेल के 2 बराबर टुकड़े कट जाते हैं। इसमें साइटोप्लाज्म का अमाउंट और आपके जेनेटिक मटेरियल का अमाउंट एकदम बराबर होना चाहिए, और 2 इक्वल डॉटर सेल्स बनती हैं। यहाँ पर 3 बार माइटोसिस तो हुआ, पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेल के न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, मतलब कैरियोकाइनेसिस हुई पर साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। कैरियोकाइनेसिस तो हुई पर साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। साइटोकाइनेसिस मतलब पूरी सेल नहीं बनी, साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। तो एक ही सेल के अंदर हमको 8 न्यूक्लियस तैरते हुए दिखाई देंगे। कुछ समय के बाद इन्हीं न्यूक्लियस में होगा रीअरेंजमेंट। ध्यान से देखो,
कुछ समय के बाद इन्हीं न्यूक्लियस में होगा मेरे बच्चों रीअरेंजमेंट। डन। इसी न्यूक्लियस में क्या होगा मेरे बच्चों? रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, ये देखो रीअरेंजमेंट होगा, और ये रीअरेंजमेंट के फलस्वरूप, ठीक है, रीअरेंजमेंट के फलस्वरूप ये ओव्यूल है। अच्छा ये देखो ध्यान से, यहाँ पर आपने 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर में धीरे धीरे क्या बनने लगेंगी? सेल वॉल बनने लगेंगी। तो सेल वॉल बनेंगी तो सबसे पहले 3 सेल यहाँ पर आके अरेंज रहेंगी, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। और 2 सेल्स जो होंगी वो ऊपर जाके कुछ इस तरीके की अरेंज रहेंगी, जो कि ऐसी दिखाई देंगी, इसे कहते हैं सिनर्जिड। और बीच में एक पतली सी बालिका, ठीक है, बीच में एक पतली सी बालिका इस तरीके से यहाँ पर बैठी हुई होगी, और ये सारे लोग सेंटर पर भी एक सेल स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसे हम सेंटर पर भी एक सेल स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियर। डन। इसको लेबल कर लें। सबसे पहले ये जो 3 सेल बनी, इनको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल। ये वेजिटेटिव सेल होती हैं, बताया मैंने आपको। ये जो 2 सेल आपको दिखाई दे रही हैं ब्लैक कलर की, इन्हें हम कहते हैं सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स को अगर आप देखें तो सिनर्जिड्स को कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रही होंगी मेरे लल्ला। तो ये जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये है फिलीफॉर्म अपैरेटस। मैम ये क्या चीज आप बता रही हो? हमारे पास 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर था, बाद में कुछ समय के बाद ये 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर ने अपने चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन कर लिया। डन। सेल वॉल का फॉर्मेशन करके ये रीअरेंज होना शुरू हुई। तो सबसे पहले 3 सेल नीचे की ओर चलाजल एंड, दिस इज विच एंड? इसको हम कहते हैं चलाजल एंड। चल हट, हवा आने दे, ठीक है। सो इसे हम कहते हैं चलाजल एंड। और जहां पर आपकी एक सेल दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। पढ़ा ना हम लोगों ने, 4000 बार पढ़ लिया होगा इसको। इसे हम कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड, जहां से पोलन ट्यूब की एंट्री होगी। डन। सो यहाँ पर आपके पास 3 सेल थी मेरे लल्ला, जिसमें 2 आपको कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही हैं। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इन्हें हम कहते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस पता है क्या बताता है? फिलीफॉर्म अपैरेटस मतलब यहाँ से आ रही पोलन ट्यूब, और सिनर्जिड बोलता है अरे बेटा, ठीक है, इधर जाने मन, इधर मत जाओ, इधर उधर मत जाओ, आप सिर्फ मेरे पास आओ। सो फिलीफॉर्म अपैरेटस जो है वो अट्रैक्ट करता है पोलन ट्यूब को। आई बात समझ में? फिलीफॉर्म अपैरेटस पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने का काम करता है कि तुम बेटा इधर उधर नहीं जाना है, तुम्हारे पास जो 2 मेल गैमीट है वो हमारे अंदर छोड़ना है। तो बोलता है हाँ आ जा। सो ये फिलीफॉर्म अपैरेटस जो होता है, ये बेसिकली पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने का काम करता है, ताकि पोलन ट्यूब जो है वो सीधे सीधे एम्ब्रियो सैक की ओर ही आए और कहीं ना जाए। डन। और ये हो गई आपकी सेंट्रलाइज सेल, जिसे हम कहते हैं एग सेल। ये जो आपको पिंक कलर की दिखाई दे रही है एग सेल, और एग सेल को ही हम कहते हैं फीमेल गैमीट। और इसी फीमेल गैमीट से बेटा क्या फ्यूज होगा, बोलो मुझे? इसी फीमेल गैमीट से फ्यूज होगा आपका मेल गैमीट या पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद डन हो गई। उसके बाद सेंटर पर आपको सेल दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल का फंडा मैंने आपको बताया कि ये सेल लिख देती हूँ, हर बार यही होता है यार। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सेल प्रॉपरली डिवाइड नहीं हो पाती, और एक ही सेल के अंदर न्यूक्लियस, जो 2 न्यूक्लियस है वो पाए जाते हैं। जो 2 न्यूक्लियस, इन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। तो अगर आप सेल गिने तो कितने सेल है? 8 सेल है, 8 सेल है, और सेल तो 7 है ना, 3 2 6 और 7, ठीक है, 7 सेल हैं, पर एक सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस हैं, तो 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। और ये कहानी किसके अंदर हो रही है? ये जिस चेंबर के अंदर हो रही है, इसे हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। और अगर अब आपसे पूछा जाए कि बताइए फीमेल में गैमीट कहाँ बनता है, तो आप क्या बोलोगे? एक सेल इज अ फीमेल गैमीट, इसी से फ्यूजन होगा। तो हम बोलेंगे कि एम्ब्रियो सैक में फीमेल गैमीट बनाता है, इसीलिए फीमेल का गैमीटोफाइट एम्ब्रियो सैक होता है। फीमेल गैमीटोफाइट एम्ब्रियो सैक होता है। 8 सेल मैंने आपको बताया कैसे बना। एक बार मियोसिस करते हैं 1 एग मदर सेल या मेगास्पोर मदर सेल से। मेगास्पोर क्या है बच्चों? ओव्यूल है। मेगास्पोर क्या है? ओव्यूल है। एक ही ओवरी के अंदर बहुत सारे मेगास्पोर या बहुत सारे ओव्यूल हो सकते हैं, बहुत सारा उनका अरेंजमेंट हो सकता है। डन है। ओवरी के जिस जगह पर ओव्यूल पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं लॉक्यूल। ठीक है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड ओवरी भी, मल्टी लॉक्यूलेटेड ओवरी भी हो सकती है। एक ही ओवरी में बहुत सारे मेगास्पोर पाए जा सकते हैं। एक मेगास्पोर का दिमाग खराब हो गया, और वो मेगास्पोर के अंदर पाई जाती है क्या? उस मेगास्पोर के अंदर होती है मेगास्पोर मदर सेल, जो पगला जाती है, उसे प्रेग्नेंट होना होता है, वो मियोसिस करती है, 4 सेल बनाती है, 3 डीजनरेट हो जाती है। अब एक जो बची उसमें 3 बार माइटोसिस होगा, 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8, 3 बार माइटोसिस हुआ। हमें
8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर मैंने बोल रही हूँ, 8 सेल नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि सबसे पहली बार एक ही सेल के अंदर 1 से 2 थोड़ा बड़ा बनाती हूँ ना। इसमें हुआ क्या, देखो सबसे पहले क्या था, हमारे पास एक सेल थी, फिर 1 से 2 सेल हो गई, 2 से 4 सेल हो गई, ठीक है, कितना हो गया, 3 2 5 6 और 4 से 8 सेल हो गई। 8 सेल मतलब सेल नहीं बनी अभी, ये न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, थोड़े समय के बाद इनमें वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा और सेल्स जो होंगी वो अपने आप को अरेंजमेंट करेंगी। तो जिस एक ही सेल के अंदर 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बना, इस सेल का नाम बाद में कहलाएगा एम्ब्रियो सैक, ठीक है। सो एम्ब्रियो सैक इज अ 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर विच इज अ फीमेल गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट क्या, मेन प्लांट बॉडी। डन हो गई इतनी बात। तो नंबर आपको याद रखना, 1 meiosis 1 mitosis फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट एंड 1 meiosis 2 mitosis फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। डन हो गया बात बच्चों। आइए अब आप थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। थोड़ा मैं पानी पी लेती हूँ, ठीक है। अब बेटा फर्टिलाइजेशन में लेक्चर बड़ा हो जाएगा, इसलिए फर्टिलाइजेशन अभी नहीं पढ़ा रही हूँ। वेरी चिल्ड वाटर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो ये ध्यान रखना, पहले पॉलिनेशन पढ़ेंगे देन फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है। चलो गायनोशियम। गायनोशियम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं मेरे बच्चों, गायनोशियम कहते हैं। चश्मा लगा लूं क्या, हाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कहते हैं गायनोशियम। क्या क्या होता है बताओ मुझे। आपके जो गायनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, और गायनोशियम किससे मिलकर बनता है, पिस्टल से। पिस्टल को हम क्या कहते हैं, कार्पल। एक कार्पल भी हो सकता है, मल्टीपल कार्पल भी हो सकते हैं। अगर एक कार्पल है या एक पिस्टल है तो इसे हम मोनोकार्पलरी कहते हैं, और अगर एक से ज्यादा पिस्टल है तो इसे हम मल्टी कार्पलरी कहते हैं। आगे बढ़े। मल्टी कार्पस में भी 2 कंडीशन, या तो कार्पल फ्यूज्ड हो या तो आपस में फ्री हो। अगर फ्री है तो माइकेलिया एग्जाम्पल, सिनकार्पस अगर फ्यूज है, पेपेवर सोमनिफेरम इज द एग्जाम्पल, पढ़ लिया। सो ये कैसा एग्जाम्पल है बोलो मुझे, ये कैसा है। यहाँ पर देखो सारे जो है किस प्रकार से फ्री हैं, पर यहाँ पर सारे जो है इस तरीके से देखो सेंटर पे जुड़े हुए। ये कैसा, ये फ्री है, ठीक है, ओके। नाउ पार्ट्स ऑफ द पिस्टल, कार्पल के पार्ट क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले जिसमें आप पोलन ग्रेन लैंड होगा, स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है, स्टिकी स्टिकी, चिपचिपा चिपचिपा। स्टिग्मा को कैसे याद रखेंगे, इट इज द एरिया जहां पर पोलन ग्रेन लैंड होता है। स्टाइल एक पाइप सुराहीदार गंदर है जो बहुत स्टाइल मारती है, ये पोलन ग्रेन को ऊपर से ओवरी तक पहुंचाती है। ओवरी इज द बल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टल जिसके अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं, और ओव्यूल को हम कहते हैं मेगास्पोर, और मेगास्पोर के अंदर बनती है एक सेल जिसे हम फीमेल गैमीट कहते हैं, जिसके साथ पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस या पोलन ग्रेन के अंदर पाए जाने वाला मेल गैमीट फ्यूज होगा। देन ओवरी हैज एन ओवेरियन कैविटी, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या होती है, ओवेरियन कैविटी, जिसे हम क्या कहते हैं, लॉक्यूल, और लॉक्यूल में क्या पाया जाता है, ओव्यूल, जिसे हम क्या कहते हैं, मेगास्पोर, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखते हैं मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजिया इज द स्ट्रक्चर जो कि अंदर प्रेजेंट होता है ओवरी के, जिसके अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं। हो सकता है कि किसी ओवरी में एक ही ओव्यूल हो, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, मैंगो हो गया। हो सकता है ओव्यूल मतलब बेटा सीड, पढ़ाया ना मैंने आपको। ओव्यूल मतलब सीड, किसी भी सब्जी या किसी भी फ्रूट को काटने पर बहुत सारा बीज दिखता है, मतलब ये मल्टी ओव्यूलेटेड ओवरी है, मतलब इसमें बहुत सारे ओव्यूल्स हैं, मतलब बहुत सारे सीड्स है। तो सीड को देखकर हम नंबर ऑफ ओवरी का पता लगा सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा सीड है यार तो बहुत ज्यादा ओवरी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक ही चीज है दोनों। डन। अब हम बात करते हैं ओव्यूल के स्ट्रक्चर की। ओव्यूल इज द इंटेग्यूमेंटेड इंडेhiscence मेगास्पोरेंजियम। देखो ध्यान से बेटा, देखो बेटा ध्यान से देखो। टिंग टन टन टन। अब एग सेल को हम क्या कहते हैं, एग सेल को मैम हमने कहा मेगास्पोर। एग सेल को हम क्या कहा, मेगास्पोर। मेगास्पोर कहाँ पे बन रहा है बोलो, ओव्यूल के अंदर। तो ओव्यूल को हम क्या कह सकते हैं मेरे लल्ला, ओव्यूल को हम क्या कह सकते हैं, ओव्यूल को ही हम कह सकते हैं मेगास्पोरेंजियम। मैम मेल का बताना जरा, मेल जो है उसमें माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन कहाँ बनते हैं, एंथर में। एंथर के भी किसी एक स्पेशल जगह पे बनते हैं, ये बनते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर में। यहाँ पर मेगास्पोरेंजियम जो है वो है आपकी ओव्यूल, जिसके अंदर एग सेल या फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। फ्यूनिकल क्या होता है, वो डंडी होती है जिससे आपका ओव्यूल आपके ओवरी से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, थ्रू द प्लेसेंटा, ठीक है। नाउ हिलम क्या होता है, हिलम क्या होता है, हिलम जो होता है ये
वो अरेंजमेंट है जो ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ता है, ठीक है। एक सेकेंड, फ्यूनिकल इज द स्टाक ऑफ द ओव्यूल बाय विच रिमेन अटैच्ड टू द प्लेसेंटा। ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ने वाला। हिलम क्या होता है? हिलम जो है ओवरी और फ्यूनिकल के बीच में पाया जाता है, ठीक है। सो ध्यान से देखो, बढ़ाया ना मैंने आप लोगों को यार, तुम लोग इतना घबराते क्यों रहे हो? ला ला, ठीक है। सो यहाँ पर अच्छा उल्टा बनाती हूँ, है ना, ताकि समझ में आए। सो ये मान लो हमारी ओवरी है, ठीक है, ये है आपका ओव्यूल। सो दिस इज द डंडा इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल, और ये जुड़ा हुआ है प्लेसेंटा से। और ओव्यूल, दिस इज द ओव्यूल ना बेटा, ओव्यूल जिस डंडे से प्लेसेंटा से जुड़े रहता है इस जगह को हम कहते हैं हिलम। ये लिखा हुआ है, ये पढ़ा भी दिया मैंने आपको। इंटेग्यूमेंट क्या होता है? ये कवर होता है, इंटेग्यूमेंट होता है जो कि सुरक्षा देने का काम करता है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आ जाओ मेरे लल्ला, देखो ध्यान से। दिस इज द चालाजल पोल, ठीक है, चालाजल पोल, ठीक है। इसके जस्ट ऑपोजिट होता है माइक्रोपाइलर पोल, जहां से किसी भी प्रकार का कोई इंटेग्यूमेंट नहीं होता। माइक्रोपाइलर एंड पे मेरे लल्ला कोई इंटेग्यूमेंट नहीं होता है, मतलब कोई कवर नहीं होता है, और यहाँ से पोलन ट्यूब की एंट्री बड़ी ही आसानी से हो जाती है। उसके बाद इंटेग्यूमेंट हो गया। उसके बाद हिलम देखो, हिलम वो एरिया होता है जो कि ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ने का काम करता है, या ओव्यूल को फ्यूनिकल से ओव्यूल को फ्यूनिकल से जोड़ता है। सो ये देखो, ये ओव्यूल हो गया, ओव्यूल को फ्यूनिकल से जोड़ने का काम हिलम का है। फ्यूनिकल जो होता है ये ओव्यूल को प्लेसेंटा से अटैच करता है, ये पढ़ा दिया मैंने। आइए आगे बात करते हैं। ओव्यूल के एक एंड पर, ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात रे, क्या बोला मैंने, कहा यार, ओके। ओव्यूल के एक एंड पर, ध्यान से सुनो, ओव्यूल के एक एंड पर जहां पर इंटेग्यूमेंट या कवर नहीं होता उसे हम कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। देखो इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होता है। इंटेग्यूमेंट के जस्ट ऑपोजिट साइड को हम कहते हैं चालाजल एंड, ठीक है, समझ में आ गई बात। न्यूसेलस क्या होता है? इट इज अ पैरेन्काइमेटस पार्ट ऑफ द न्यू टिश्यू इनक्लोज्ड विद इन द इंटेग्यूमेंट एंड फॉर्म्स द बॉडी ऑफ द ओव्यूल। ये कुछ नहीं है लल्ला, न्यूसेलस एक लेयर होती है, ध्यान सुनो, न्यूसेलस एक लेयर है जो कि ओव्यूल को शेप देती, दैट्स इट, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूसेलस, जो ओव्यूल्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, हालांकि आपको जानने की जरूरत नहीं, पर ठीक है। न्यूसेलस की डेवलपमेंट के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं क्रेजन न्यूक्लेट और एक होते हैं टेन्यून्यूक्लेट। क्या होते हैं? न्यूसेलस इज वेल डेवलप्ड जैसे पॉलीपेटलेट, और आपका टेन्यूसेलेट क्या होते हैं जिसमें न्यूसेलस प्योरली डेवलप होते हैं जिसे कहते हैं गैमोपेटलेट। हालांकि ये आपको याद नहीं करना है, ओके डन, ठीक है, ये आपको याद नहीं होगा तो भी कोई टेंशन नहीं। आगे देखते हैं, एम्ब्रियो सैक क्या होता है। क्या होता था? मैंने बोला कि बहुत सारा टिश्यू पड़ा हुआ था, ठीक है, बहुत सारा टिश्यू पड़ा हुआ था। यहाँ पे पढ़ाया भी मैंने आपको, कहाँ गया यार, ओके। सो यहाँ पर मैंने आपको बताया क्या कि यहाँ पर बहुत सारी सेल्स है जिसे आप कहते हैं न्यूसेलस, ठीक है। अब न्यूसेलस जो है उसमें सारी सेल्स पड़ी हुई हैं और ये सारी डिप्लॉयड हैं, ठीक है। दिस ऑल सेल्स इज कॉल्ड एज न्यूसेलस की सेल, जिसमें एक सेल जो है वो पगला गई, बोली मुझे माँ बनना है, और ये फिर मियोसिस करेगी जिससे 4 सेल बनेंगी, 3 रीजनरेट हो जाएगी, एक सेल जो है उसमें 8 बार कैरियोकाइनेसिस होगा, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन होगा, ठीक है। सो एम्ब्रियो सैक को हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, ठीक है, एंड इट इज लोकेटेड इन द न्यूसेलस, ठीक है। एन ओव्यूल गेट जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फाउंड बाय द मेगास्पोर, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको और बता दूं, हमने ये देखा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल को माँ बनना था, ठीक है, एक ही सेल ने डेवलप हुआ और उसके अंदर एम्ब्रियो, बहुत सारी न्यूक्लियस बने, बहुत सारी सेल्स बनी। अगर एक ही सेल एम्ब्रियो सैक बना रही है तो इसे हम कहते हैं मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, समझे, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक क्या होता है? ध्यान से सुनो, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक वो एम्ब्रियो सैक होता है जिसमें ओनली वन सेल involved in embryo sac formation। समझ में आई बात? तो अगर एक ही सेल रिस्पॉन्सिबल है पूरा एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए तो इसे हम मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक कहते हैं। तुमको पता है बच्चों, ध्यान से सुनो, ये पूरा जो होता है ना, ये पूरा एक ही सेल है जिसके अंदर 8 नई सेल्स बनती हैं, समझ में आई बात। और एक सेल का नाम क्या हो गया? मेगास्पोर। कहाँ बन रहा है? ओव्यूल के अंदर, तो ओव्यूल क्या हो गया? मेगास्पोरेंजियम। डन। ओव्यूल क्या हो गया? मेगास्पोरेंजियम, जिसके अंदर मेगास्पोर बनता है, ठीक है।
सो जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म फ्रॉम द मेगास्पोर। मेगास्पोर क्या है, 4 थी ना, तो एक को माँ बनना था, जिसको माँ बनना था वो हो गई मेगास्पोर। टाइप्स ऑफ ओव्यूल, अब आपकी एनसीईआरटी में इन्वर्टेड ओव्यूल दिया हुआ है, पढ़ाया था ना मैंने, एनसीईआरटी जो है उसमें इन्वर्टेड ओव्यूल दिया है, मैं क्या करूँ उसमें, पर हर समय ओव्यूल इन्वर्टेड हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है बच्चों, ओव्यूल का ओरिएंटेशन अलग अलग हो सकता है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ माइक्रोपाइल, बॉडी ऑफ द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, द डिग्री ऑफ कर्वेचर, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड के आधार पर कहाँ पर है वो, डिग्री ऑफ किस टाइप से कर्वेचर हो रहा है, पानी पी लो थोड़ा सा, और फ्यूनिकल, फ्यूनिकल क्या होता है, व्हाट इज फ्यूनिकल, ओव्यूल को प्लेसेंटा से अटैच करने के लिए जो डंडी है ना उसको हम क्या कहते हैं रे, फ्यूनिकल, ठीक है। ओव्यूल को प्लेसेंटा से अटैच करने के लिए, ये प्लेसेंटा हो गया, ये ओव्यूल हो गया, ये जो बीच में डंडी है जो प्लेसेंटा और ओव्यूल को अटैच करती है इसको हम फ्यूनिकल कहते हैं। उसकी पोजीशन के आधार पर 6 प्रकार के ओव्यूल होते हैं। ऑर्थ्रोट्रोपस, माइक्रोपाइलर, चलाजल एंड फ्यूनिकल आर इन स्ट्रेट लाइन, देखो सब कुछ ये सब स्ट्रेट लाइन में है रे मेरे लल्ला, ये चलाजल एंड, ठीक है। थोड़ा दूसरा हाईलाइट करते हैं, क्या क्या है भैया, चलाजल फ्यूनिकल, ध्यान से देखो, ये फ्यूनिकल हो गया, ये चलाजल हो गया, ये माइक्रोपाइलर एंड हो गया। तो जब सारे स्ट्रेट लाइन में हो, ठीक है, सारे, फ्यूनिकल क्या होता है, ये नीचे क्या होगा बेटा, प्लेसेंटा, यहाँ से आपको अटैच करेगा फ्यूनिकल, तो डंडा भी उसी के ऊपर फिर क्या हो गया अपना चलाजल एंड हो गया, फिर उसके ऊपर क्या हो गया अपना इंटेग्यूमेंट क्या कहते हैं, माइक्रोपाइलर एंड हो गया। माइक्रोपाइलर एंड और आपका चलाजल एंड और आपका फ्यूनिकल जब स्ट्रेट लाइन में पाए जाते हैं तो इसे हम कौन सा ओव्यूल कहते हैं, ऑर्थ्रोट्रोपस ओव्यूल। पाइपर, पीपीसी याद रखिएगा, पाइपर, पॉलीगोनम और द साइकस, ठीक है। पीपीसी आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पाइपर, पॉलीगोनस और साइकस, समझ में आई बात। सो न्यूसिलस की एक ही सेल को मां बनना होता, वही पगलाती है, ठीक है। एनाट्रोपस, एनसीईआरटी में एनाट्रोपस ओव्यूल का ही एग्जाम्पल है, जिसमें ओव्यूल जो होता है वो 180 डिग्री इस तरीके से घूम जाता है। अब माइक्रोपाइल और चलाजल दूसरे ऑपोजिट एंड पे आ जाते हैं और 82% एंजियोस्पर्म में एनाट्रोपस ओव्यूल ही पाया जाता है, इन्वर्टेड ओव्यूल पाया जाता है, जिसमें माइक्रोपाइलर नीचे, चलाजल ऊपर एंड होता है, ठीक है। डन हो गई, आगे बढ़े। नाउ हेमी एनाट्रोपस का मतलब ओव्यूल ऐसा, देखो ओव्यूल एकदम सीधा सीधा है तो ऑर्थोट्रोपस, ओव्यूल ने उल्टा ऐसा कर लिया तो एनाट्रोपस, ओव्यूल ऐसा लेट गया तो हेमी एनाट्रोपस, ठीक है। ओव्यूल 90 डिग्री जो है एंगल पे हो जाता है। ओव्यूल की फ्यूनिकल जो होती है वो राइट, फ्यूनिकल और आपका माइक्रोपाइलर एंड राइट एंगल पे आ जाता है, देखो राइट एंगल है ये आपकी डंडी फ्यूनिकल हो गई और ये आपका माइक्रोपाइलर एंड हो गया, ये राइट एंगल पे आ गई। बीच में कौन सा एंगल बना, 90 डिग्री राइट एंगल बना कि नहीं बना। सो ये हो गए हेमी एनाट्रोपस, रैनकुलस, इसका एग्जांपल याद नहीं करो तो भी चलेगा, पर मैं आपको ओव्यूल के वो बता रही हूँ कितने टाइप के हो सकते हैं। एक होते हैं एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस क्या होते हैं, एम्ब्रियो सैक इज कर्व्ड लाइक द हॉर्स शू, जो घोड़े की नाल होता है उस टाइप का, थोड़ा झुक जाता है ना, ये ऐसा है ना पूरा झुका हुआ, बीच में ऐसा लटका हुआ है। तो ये देखो, ये हो गया डंडा, ये हो गया माइक्रोपाइलर एंड, ये हो गया आपका चलाजल एंड, इस तरीके से झुक जाता है। डन हो गया, पॉपी और एलिस्मा, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, आइए ये देखते हैं किस तरीके से बनता है। अब ओव्यूल का स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बस हमें क्या करना है पता तुम्हें, बस एक बार रिवाइज करना है। देखो, let us familiarize ourselves with the structure of typical angiospermic ovule. Normally जो 82% angiospermic ovule है हमने देखा उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ओव्यूल एक बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो प्लेसेंटा से अटैच रहता है। प्लेसेंटा से अटैच करने के लिए डंडा चाहिए, इसे हम कहते हैं फ्यूनिकल या स्टाक। ओव्यूल की जो बॉडी होती है वो फ्यूनिकल से जिस जगह से जुड़ी रहती है उसको हम कहते हैं हिलम, ठीक है। सो ये हिलम है, देखो ये डंडा है ना, दिस इज द फ्यूनिकल, ये जो डंडा आपको दिखाई दे रहा है हिलम, और ये पूरा ओव्यूल है। और डंडा और आपका ओव्यूल जिस जगह पे जुड़ते हैं इस जगह को हम कहते हैं हिलम, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज हिलम। डन हो गया। फिर उसके बाद हिलम जो होता है इट इज द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। डन, आगे बढ़े। हर ओव्यूल के ऊपर आपने लेयर देखी जो कि प्रोटेक्शन देती है, इसे कहते हैं इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट किसको कवर करता है, न्यूसेलस को। न्यूसेलस जो होती हैं सारी डिप्लॉयड सेल होती हैं, जिसमें जिसको क्या बनाना होता है बाद में चल के एक ही न्यूसेलस की सेल पूरा एम्ब्रियो सैक बनाती है। न्यूसेलस जो होता है इस जो न्यूसेलस का अरेंजमेंट होता है उसके ऊपर जस्ट एक ओपनिंग होती है विच इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर के एंड के नीचे जस्ट ऑपोजिट साइड पे चलाजल एंड होता है, ठीक है। समझ में आई बात। नाउ
उस न्यूक्लियस की जो सारी सेल्स होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं, एक सेल का दिमाग खराब हो जाता है, उसे प्रेग्नेंट होना होता है, वही डिवाइड करती है, बाकी सारी सेल डिप्लॉयड होती हैं जो कि रिजर्व फूड मटेरियल की तरह बिहेव करती हैं। डेवलपिंग एम्ब्रियो को सेल वेल डिवाइड करने के लिए जो न्यूट्रिशन मिलते हैं वो आसपास की सेल्स ही देती हैं, जिन्हें हम न्यूक्लियस की सेल कहते हैं। तो न्यूक्लियस की एक सेल जो है वो डिवाइड करती है और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनाती है। 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर में बाद में सेल फॉर्मेशन होता है, तो 7 सेल बनती है और न्यूक्लियस की सेल चारों तरफ बनी रहती हैं और सेंटर पे क्या बन जाता है, एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक क्या कहलाता है, फीमेल गैमेटोफाइट। An ovule generally has a single embryo sac found from a मेगास्पोर। ऐसे 82% एंजियोस्पर्म में एक ही मेगास्पोर से एम्ब्रियोसैक बनता है, इसलिए हम इसे मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक कहते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर बनाने की प्रोसेस को हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। मेगास्पोर क्या होता है रे, बोलो जल्दी से। मेगास्पोर होता है आपका एग सेल, या मैं ये कह सकती हूँ फीमेल गैमीट, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल जो होते हैं वो सिंगल ओव्यूल जो होते हैं वो कब, ओव्यूल की में क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियस सेल, उसमें एक सेल डिफरेंशिएट होती है, बनाती है मेगास्पोर मदर सेल। और ये जनरली कहां पर होगा, माइक्रोपाइलर एंड की के पास ही होगा। माइक्रोपाइलर एंड की एक सेल्स जो होती है वो पगला जाती है और बोलती नहीं 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 मुझे पूरा एम्ब्रियो सैक बनाना है, तुम हट जाओ यहाँ से, हट जाओ, ठीक है, समझ में आई बात। और वो डिवाइड होने लगेगी। मेगास्पोर मदर सेल जो होती है ये बड़ी ही बहुत बड़ी सेल होती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल में यही अंतर होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल मेरे बच्चों क्या बनाती है, माइक्रोस्पोर बनाती है। मेगास्पोर मदर सेल क्या बनाती है, मेगास्पोर बनाती है, पर वो बड़ी होती है क्योंकि ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन जब होगा तो न्यूट्रिशन देना है, सेल वेल डिवाइड होगी तो भैया पूरा एम्ब्रियो बनेगा, फिर उसके बाद उसके अंदर सीड वीड बनेंगे। कहानी होगी कि नहीं होगी। अब अगर आपको डेवलप करना है तो फूड मटेरियल देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, तो कहाँ से दोगे, तो मेगास्पोर के पास भर भर के फूड होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है। उसके बाद उस न्यूक्लियस की एक सेल जो कि डिफरेंशिएट हुई मेगास्पोर मदर सेल में, उसमें होगा मियोसिस, मियोसिस से बनेंगे टेट्रॉड, 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर जिसमें 3 क्या हो जाएंगे, डीजनरेट। और जनरली ये कहां पर होंगे, माइक्रोपाइलर एंड पर, और एक फंक्शनल होगा जो कि नीचे की ओर होगा चलाजल एंड पे, ठीक है। डन हो गई इतनी बार। सो लुक एट दिस, ये है आपका पूरा न्यूक्लियस के चारों तरफ की सेल जिसमें एक मेगास्पोर मदर सेल जो है वो फंक्शनल होगी। मेगास्पोर मदर सेल में अब क्या होगा, जो है मियोसिस 1 जिससे 2 बनेंगे और फिर मियोसिस 2 जिससे बनेंगे टेट्राड, मेगास्पोर टेट्राड, ठीक है। अब हम बात करते हैं एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन, या इसी को हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। देखो दिस इज व्हाट मेरे बच्चों, दिस इज व्हाट, इसे कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल, ये 2 सिनर्जिड और एक एग सेल। डन। ये बीच में क्या होगा, पोलर न्यूक्लियाई और सेंट्रल सेल। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक इन द मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, वन ऑफ द मेगास्पोर फंक्शनल, वाइट 3 डीजनरेट पढ़ लिया हम लोगों ने। फंक्शनल मेगास्पोर जो होते हैं यही फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। इस लाइन को ऐसे याद करो, ऐसे खा जाओ, ऐसे पी जाओ जैसे कि शरबत पी जाते हो, ठीक है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बताइए कि फीमेल गैमेटोफाइट कौन बनाता है, तो मेगास्पोर, जो 1 फंक्शनल मेगास्पोर। जब हमने मियोसिस किया था तो हमने 4 मेगास्पोर बनाए थे जिसमें 3 डीजनरेट हो गए थे। तो एक जो फंक्शनल वाला मेगास्पोर था, ध्यान से सुनो मेरी बात, क्या बोल रही हूं मैं, एक जो फंक्शनल वाला मेगास्पोर था वो फंक्शनल वाला मेगास्पोर ही फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, याद रखिएगा, क्योंकि एक ही सेल के अंदर हमने 7 सेल बनाई हैं, ठीक है, और वन सेल इज द मेगास्पोर, ओके। The nucleus of चलाजल फंक्शनल मेगास्पोर, एक बार मियोसिस हो गया है, मियोसिस खत्म। अब एक ही न्यूक्लियस में जो है भैया, एक जो आपका मेगास्पोरस के न्यूक्लियस उसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस होगा तो क्या बनेंगे, 2 न्यूक्लियस बनेंगे। बेटा साइटोकाइनेसिस नहीं है, सिर्फ क्या हो रही है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस, इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस अभी बनेंगे, कोई टेंशन नहीं है, और ये दोनों ऑपोजिट पोल में चले जाएंगे। अब आपका एम्ब्रियो सैक कितने न्यूक्लिएटेड हो गया है, 2 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर हो गया है। फिर उसके बाद 2 और सीक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, कितने हो गए, 1 ही हो गया, 2 हो गया, कितने हो गए, 3 हो गए, तो कितना न्यूक्लियस बनेगा, 8 न्यूक्लियस बनेगा। बाद में इसी 8 न्यूक्लियस में क्या बनने लगेंगे हमारे पास, आपको ये पता होना चाहिए कि 3 माइटोसिस के बाद 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बनता है। भूल न जाना मेरी बात, आज जो नहीं समझ में आएगी मेरी बात तो फिर कोई नहीं बचा पाएगा तुमको मेरे लाल, ठीक है।
This mitotic division are strictly free nuclear, ठीक है, it is not followed by the immediate cell wall formation, it is the सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस फॉर्मेशन है, अभी सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ठीक है। ये हो गया मेगास्पोर, मेगास्पोर से आपकी मियोसिस हुए, वन ये मेगास्पोर मदर सेल है, 4 बने, 4 में एक फंक्शनल बचा जिसमें 4 अभी क्या हो गए हैं, 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बने हैं, ठीक है, इमीडिएट सेल फॉर्मेशन नहीं हुआ है। नाउ अब इस 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर में मेरे बच्चों तुम्हें क्या क्या अंतर दिखाई देगा, आ जाओ मेरे साथ सुनो मेरी बात, कहाँ है यार, ओके। 3 न्यूक्लियस जो होंगे ये माइक्रोपाइलर एंड पर अटैच हो जाएंगे सेल वॉल बना के, जिसमें 2 को हम क्या कहते हैं, सिनर्जिड, और 1 को क्या कहते हैं भैया, एग सेल, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, इन्हें हम एग अपैरेटस कह सकते हैं। एग अपैरेटस वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर 3 सेल है, जिसमें 2 सेल सिनर्जिड है जो बुलाती पोलर ग्रेन को, आ जा मेरे पास, आ जा, इधर उधर कहीं नहीं जाना है तुझे, ठीक है। और एग सेल क्या होती है, जो फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होगी, और यही फीमेल गैमीट है, ठीक है। 3 न्यूक्लियस कहाँ अरेंज होंगे, चलाजल एंड पे होंगे जिन्हें एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। 2 न्यूक्लियस सेंटर पे अरेंज होंगे जिन्हें हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई जो है वो एक सेल वॉल के अंदर है, 2 न्यूक्लियस है, इसलिए हम एक ही सेल कंसिडर करेंगे पर न्यूक्लियस 2 कंसिडर करेंगे। इट कॉन्स्टिट्यूट 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, बट आपको याद रखना है कि एम्ब्रियो सैक हमने किससे बनाया है मेरे लल्ला, हमने बनाया है 1 फंक्शनल मेगास्पोर से, ठीक है। लुक एट दिस डायग्राम, लुक एट दिस डायग्राम, 4 एप्लॉइड सेल 3 जनरेट हो गई, एक बची, एक ही जो बनेगी, ये जो बची है यही एम्ब्रियो सैक बनाएगी, 8 सेल बन गए, ठीक है, 8 सेल बन गए, दिस इज अ पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, ओनली। अच्छा, इसमें हमको ये दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसमें हमको ये दिखाई दे रहा है कि ये जो एम्ब्रियो सैक है सिर्फ और सिर्फ फीमेल गैमेट को दिखा रहा है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारे पास एम्ब्रियो में ये 3 सेल है, दिस इज द एंटीपोडल सेल्स, ठीक है, अच्छे से बनाते हैं मैम यार, आप भी ना सही में। सो ये हो गए हमारे एंटीपोडल सेल, ठीक है, एंटीपोडल सेल, ये हो गए आपके सिनर्जिड्स, ये हो गए आपके पोलर न्यूक्लियाई, और ये हो गया आपका एग सेल। अब एक चीज़ आपको और बताती हूँ बच्चों, आपको पता है इन सब चीज़ों में आपको मतलब सिर्फ किससे है, मैं बता दूँ, आपको सिर्फ इस पोलर न्यूक्लियाई से मतलब है, ठीक है, आपको किसी भी सेल से कोई मतलब नहीं है एम्ब्रियो सैक की, और आपको मतलब है इस एग सेल की जिसे हम फीमेल गैमेट कहते हैं। बाकी एम्ब्रियो सैक की बाकी जो सेल्स हैं, जो न्यूक्लियस हैं, उनसे केवल लेना देना अपने को नहीं है, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, सिनर्जिड्स आर द कोऑपरेटिव सेल्स। कोऑपरेटिव सेल्स का मतलब ये है कि वो एग सेल के दोनों तरफ होती हैं और बड़ा ही कोऑपरेशन करने का काम करती हैं। ये बुलाती हैं पोलन ग्रेन को, आजा मेरे पास, ठीक है। इनके पास होता है फिलीफॉर्म अपैरेटस, ठीक है। एक सिनर्जिड जो होता है जब पॉलिनेशन होता है, पोलन ट्यूब, सिनर्जिड बोलता है आ तो मेरे पास आजा, मेरे पास आजा, पोलन ट्यूब उसी को फाड़ता हुआ अंदर चला जाता है। सिनर्जिड सिक्रीट करता है कुछ कीमोट्रोपिक सब्सटेंस, और ये पोलन ट्यूब को एम्ब्रियो सैक के अंदर ग्रो करने के लिए डायरेक्ट करता है। भैया तुम किसी को किसे कैसे बुलाओगे मुझे बताओ, अगर तुमको किसी ने बुला दीपक भैया सुनो मेरी बात, तो कैसे बुलाऊंगी मैं, अपनी आवाज़ लगाऊंगी, मेरी आवाज़ सुनकर उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि मैम कुछ बोल रही है, तो कुछ तो बोल ही रही होंगी। तो वैसे ही जो आपके सिनर्जिड्स होते हैं, ये सिनर्जिड कुछ कीमोट्रॉफिक का मतलब होता है उसी डायरेक्शन में जाना, तो आपके जो आपका एम्ब्रियो सैक होता है उसमें जो सिनर्जिड्स पाए जाते हैं, ये सिनर्जिड कुछ ऐसे केमिकल निकालते हैं जो पोलन ट्यूब को मजबूर कर देते हैं कि मैं तो अपने पोलन ग्रेन यहीं पर भेजूंगा, नहीं तो पोलन ट्यूब तो इधर किधर कहीं भी घुस सकती है। डन हो गया, समझ में आ गई बात, डन डन डन। सो फिलीफॉर्म अपैरेटस जो होता है वो बुलाता है पोलन ग्रेन को, आ जाओ मेरे पास, ठीक है। एग क्या होता है, दिस इज द फंक्शनल हैप्लॉइड सेल, और यही बाद में क्या बनाने का काम करेगी रे, ये बनाने का काम करेगी सीड। डन, थोड़ा पानी पी लो। नाउ एंटीपोडल सेल, इसका कोई फंक्शन आपको पढ़ना नहीं है, ये सपोर्टिव सेल है, और इसे हम वेजिटेटिव सेल भी कहते हैं। सेंट्रल सेल इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक, क्यों, क्योंकि एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस दिख रहे हैं, तो इट इज द लार्जेस्ट सेल, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। और याद रखना रे मेरे लल्ला, ठीक है, it initially contained 2 polar nuclei which fuse just before the fertilization to form the secondary nucleus or definitive nucleus। fertilization के just पहले ये दोनों जुड़ गए और इन्होंने 2 एंड एक न्यूक्लियस बनाया, बाद में जाके पोलन ग्रेन का एक एंड इससे फ्यूज होता है और ये 3 एंड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं एंडोस्पर्म। को समझ में नहीं आया ना, कुछ समझ में नहीं आया ना, टेंशन नहीं लेना है, बस ये याद रखो कि एग सेल से बनता है जाइगोट और पोलर न्यूक्लियाई से बनता है एंडोस्पर्म।
डन। एग सेल से बनता है जाइगोट और आपके एंडो पोलर न्यूक्लियाई से बनता है आपका एंडोस्पर्म। क्योंकि याद होगा आपको कि एक पोलन ग्रेन के अंदर कितना मेल गैमीट होता है, बोलिए मुझे कितना मेल गैमीट होता है मैम? 2। तो एक पोलन गैमीट जो होगा, एक मेल गैमीट फ्यूज करेगा एग सेल के साथ, तो ये बनाएंगे जाइगोट। और एक मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज करेगा? ये फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ, जिसे जो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं। आई होप कि ये कहानी आपको अच्छे से अभी तक क्लियर हो गई होगी। नाउ मेरे लल्ला, मेरे बच्चों, मेरे हरे पीले नीले लाल गुलाबी सारे कलर, मेरे आंखों के तारे, मेरे जिगर के टुकड़ों, एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि पढ़ा कहां से, सोर्स कहां से आया है। धा 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 समझ आ गया है ना इतनी बात कि आपको अगर एक फीमेल गैमीट बनाना है तो आपको कितने बार माइटोसिस मियोसिस करना पड़ेगा? आपको 1 मियोसिस और 3 माइटोसिस करना पड़ेगा। फीमेल की कहानी में जो गैमीटोफाइट है वो एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक कौन बनाता है? वही फंक्शनल मेगास्पोर जब हमने मियोसिस के बाद बनाए थे, उसमें 3 डिजेनरेट हो गए थे और 1 बचा था, उसी से हमने एम्ब्रियोसैक बनाया। डन हो गई इतनी बात। एम्ब्रियोसैक में क्या साइटोकाइनेसिस तुरंत हो जाती है? जी नहीं, सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होती है। डन, आगे बढ़े। The gynoecium represent the female reproductive part of the flower। ठीक है, gynoecium में एक सिंगल पिस्टल हो सकता है, एक से ज्यादा। gynoecium का मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन रिप्रेजेंट करता है? कार्पल। एक हो सकता है तो मोनोकार्पलरी, ज्यादा हो सकते हैं तो मल्टीकार्पलरी। मल्टीकार्पलरी की 2 कंडीशन, एपोकार्पस और सिनकार्पस। एपोकार्पस फ्री, सिनकार्पस जुड़े हुए कार्पल्स। ठीक है, डन हो गई। एपोकार्पस जो होते हैं, सिनकार्पस जो जुड़े हो गए और एपोकार्पस जो फ्री होते हैं। डन। अब आपका जो फीमेल कार्पल होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। जो आपका स्टिग्मा होता है उस पर पोलन ग्रेन लैंड होता है। स्टाइल जो होता है इलोंगेटेड और सिलेंडर शेप का होता है और इसके नीचे एक मोटी सी ओवरी होती है। ठीक है, ओवरी के अंदर एक जगह होती है जिसके अंदर, जिसे हम कहते हैं लोक्यूल। लोक्यूल में पाए जाते हैं ओव्यूल, और ओव्यूल का ही दूसरा नाम क्या है बच्चों? मेगास्पोरेंजियम, जिसके अंदर मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो बेटा मेगास्पोर कहाँ बना? ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल कहाँ है बच्चों? फ्लावर में। फ्लावर कहाँ है बच्चों? पेड़ में। तो पेड़ क्या हो गया? पूरी सेल पेड़ की कैसी हो गई? 2 डन। The placenta is located inside the ovarian cavity. Recall the definition and types of placentation. क्लास 11th में बहुत सारे मार्जिनल एक्सियल फलाना डिमाका बहुत सारे प्लेसेंटेशन बनाए। सो दिस इज द सिनकार्पस कंडीशन। ठीक है, फ्री कार्पल जो होते हैं, मोनोकार्पलरी का मैंने आपको चाइना रोज बताया था। ठीक है, मल्टी कार्पलरी का बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे, जिसमें मैंने आपको सिनकार्पस, पेपेवर सोमनीफेरम, और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया था? माइखेलिया। ठीक है, ये है आपका एनाट्रोपस ओव्यूल। डन, दिस इज द एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल, इसको ऐसे बनाना है पर एनाट्रोपस उल्टा होता है। डन। arising from the placenta, ध्यान से सुनो मेरी बात, क्या बोल रही हूं मैं? arising from the placenta are megasporangium commonly called as ovule। megasporangium को हम क्या कहते हैं? ओव्यूल। और हम ये मानते हैं कि सिंगल सीड जिसके पास है उसके पास एक मेगास्पोरेंजियम है। ठीक है, और हम ये मानते हैं कि जिसके पास मल्टीपल सीड है उसके पास बहुत सारे मेगास्पोरेंजियम है। द नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी में बी 1। ठीक है, जैसे कि पैडी, मैंगो, वीट। और नंबर ऑफ ओव्यूल्स में भी ज्यादा, पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स, ये सारे। ठीक है, द मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल, क्योंकि ओव्यूल के अंदर ही बनता है बेटा क्या? एम्ब्रियोसैक। लेट अस फेमिलियराइज आवरसेल्व्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। ये सब मेरा लिखा हुआ था स्लाइड में। ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड विद द प्लेसेंटा बाय द डंडी कॉल्ड एज फ्यूनिकल। जहां से ओव्यूल से डंडा जुड़ा रहता है उसे आप कहते हैं हिलम। ये बताया था मैंने आपको। सो ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ने के लिए, ये देखो, ये क्या है आपका? ये ओवरी है ना। ओवरी में बेटा मेरे लाल, मेरे बच्चों, यहाँ पर होता है एक टिश्यू जिसे आप कहते हैं प्लेसेंटा। पढ़ लिया ना यार, 10 बार वही क्यों पढ़ना है? प्लेसेंटा से एक डंडा होता है जिसे आप कहते हैं फ्यूनिकल। ठीक है, क्या कहते हैं? फ्यूनिकल। और इसके ऊपर जुड़ी होती है ओवरी। ठीक है, क्या बना दिया मैंने? इसके ऊपर जुड़ी हुई है आपकी ओवरी, ओव्यूल, सॉरी। डन है। ठीक है, और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है बच्चों? दिस पूरा स्ट्रक्चर इज व्हाट? दिस इज पूरा स्ट्रक्चर इज द ओवरी। ठीक है, अब ये जो डंडा जिस जगह पर ओव्यूल के जुड़ा हुआ है, इस जगह को हम कहते हैं हिलम। क्या कहते हैं? हिलम। ठीक है, हिलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड द फ्यूनिकल। जंक्शन है दोनों का। ठीक है,
ओव्यूल के बाहर बहुत सारे कवर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट 2 और 2 से ज़्यादा हो सकते हैं जो कि प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। जहां पर ओव्यूल ओपन होता है इसे कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड, इसके जस्ट ऑपोजिट का एंड कहलाता है चलाजल एंड। डन हो गई इतनी बात। माइक्रोपाइलर एंड पे कोई भी जो है इंटेग्यूमेंट या कवर नहीं होता, जिसकी वजह से वहां पर आसानी से हम लोग क्या भर सकते हैं, आपकी पोलन ट्यूब भर सकते हैं। तो ये हो गए आपके, लेबल कर दूं यहाँ पे। सो दिस इज द इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट, ठीक है। दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। माइक्रोपाइलर एंड में जो होता है, इंटेग्यूमेंट किसको कवर करता है? इंटेग्यूमेंट एक मास ऑफ सेल को कवर करता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की सारी सेल डिप्लॉयड होती हैं और ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा फूड मटेरियल रिजर्व भरा हुआ रहता है। इट इज़ लोकेटेड जो है न्यूक्लियस जो होता है उसी के में एक सेल जो है पगला जाती है, मेगास्पोर बनती है, मेगास्पोर मदर सेल, और वही फिर जो है पूरा फीमेल गैमेटोफाइट बनाती है। तो फीमेल में एम्ब्रियो सैक ही फीमेल गैमेटोफाइट होता है, ठीक है। एन ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फ्रॉम द सिंगल मेगास्पोर। तो मेगास्पोर एक ही एम्ब्रियो सैक एक मेगास्पोर से बनता है। मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। देखो बेटा एक एक लाइन, ये हम लोग ना, तुमको पता है ये सिर्फ तुम्हारी संतुष्टि के लिए पढ़ा रही हूँ मैं, ऑलरेडी सब एक एक लाइन एक एक शब्द पढ़ा चुकी हूँ। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस। कौन बनाता है? मेगास्पोर मदर सेल बनाती है बाय द मेगास्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस का ही मतलब होता है बनाना, और मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब मेगास्पोर बनाना। डन हो गई इतनी बात, ठीक है। नाउ ओव्यूल्स आर जनरली डिफरेंशिएट इनटू अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। बहुत सारे न्यूक्लियस की सेल पगलाती है, मैं करूंगी, मैं तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाऊंगी, पर उसमें सिर्फ एक ही फंक्शनल होती है और इसे हम कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल, MMC। उसके बाद ये जनरली किस रीजन में होती है? माइक्रोपाइलर एंड पर होती है। फिर इसमें क्या हुआ था? मियोसिस हुआ था, जिससे क्या बनी थी बेटा? 4 मेगास्पोर मदर्स, 4 क्या बनी थे? मेगास्पोर बने थे, जिसमें 3 क्या हो गए थे? डीजेनरेट हो गए थे। डीजेनरेट जो है वो किस साइड होते हैं? माइक्रोपाइलर एंड पे। एक जो फंक्शनल बचा वो कौन सा एंड पे होता है? चलाजल एंड पे, ठीक है। तो याद रखना कि न्यूक्लियस पूरा टिश्यू है जो भरा हुआ है, जिसको इंटेग्यूमेंट घेरे हुआ है। इसमें एक सेल का दिमाग खराब हो जाता है और वो मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट होती है। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस 1 होता है, जिससे 4 फंक्शनल मेगास्पोर बनते हैं, जिसमें 3 डीजेनरेट हो जाते हैं और एक बचता है। 3 जो डीजेनरेट हो गए उनको भाड़ में जाने दो। एक जो बचा हुआ है वो कौन से एंड पे बचा हुआ है मेरे लल्ला? ये बचा हुआ है चलाजल एंड पे। डन हो गई इतनी बात। सो ये स्ट्रक्चर हम कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसलिए अभी मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है। Now, a large cell containing dense cytoplasm and a prominent nucleus, the megaspore mother cell undergoes a meiotic division. What is the importance of megaspore mother cell undergoing the meiosis? मेरे लल्ला बताओ मुझे ऐसा क्यों हुआ? कभी भी जब भी हम मियोसिस करते, डायरेक्टली माइटोसिस करने लगोगे, तो जो कॉपी होती है, देखो हमेशा क्या होता है कि आप कभी किसी दुकान में जाते हो तो बिल बनवाते हो ना, तो वो आपको रेप्लिका कॉपी देता है और अपना ओरिजिनल रखा हुआ रहता है। ऐसा क्यों? ताकि भविष्य में हमारे पास प्रूफ्स तो रहें कि इस बच्चे का बाप कौन है। तो मेगास्पोर मदर सेल अपनी कॉपीज बनाती है और कॉपीज बनाने के लिए वो मियोसिस करती है, ठीक है। तो कितने फंक्शनल मेगास्पोर बने? 4 फंक्शनल मेगास्पोर बनते हैं, ठीक है। अब फीमेल गैमेटोफाइट देख लेते हैं क्या होता है। इन अ मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, 1 ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल, बाकी 3 डीजेनरेट। ओनली फंक्शनल मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए सिंगल मेगास्पोर को हम मोनोस्पोरी डेवलपमेंट कहते हैं। समझ में आई बात? अगर मेरे लल्ला ध्यान से सुनो, ये सब कुछ अब तुमने देखा, हम लोग जब भी तुम मेरे साथ पढ़ोगे ना, तो ये जो तुम्हारी माता जी है ना, ये तुमको ऐसी लगेंगी जैसे मक्खन है, जैसे बटर में मक्खन लगा के खाते हो ना, वैसे लगेगा। एनसीईआरटी की तो सब पढ़ा देती हूँ, जो एक्स्ट्रा पढ़ाना है वो भी पढ़ा देती हूँ। अब क्या मर जाऊं क्या? बता दो तुम लोग मुझे, ठीक है। What will be the ploidy of cells of the nucleus in the MMC? Ploidy मतलब डिप्लॉयड है, हैप्लॉइड। डिप्लॉयड है बेटा, डिप्लॉयड है, याद रखना, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल भी डिप्लॉयड है और उसमें मियोसिस हुआ तो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर मिले। Let us study the formation of embryo sac in the little more detail.
द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली, पहले मियोसिस हुआ, 3 डिजिटेट एक बची, पहला माइटोसिस हुआ तो 2 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बने, दोनों ऑपोजिट पोल पे चले गए और इन्होंने 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसैक बनाया। उसके बाद 2 बार और माइटोटिक डिवीजन हुए तो सबसिक्वेंटली 2 से 4 सेल बनी, 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसैक, और फिर 4 से 8 सेल बनी, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसैक। ठीक है, ये लिखा हुआ है। It is of interest to note that mitotic divisions are strictly free nuclear। कैसे है free nuclear? इसमें अभी सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ है, अभी हमको एम्ब्रियोसैक 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। कुछ समय के बाद इसमें सेल वॉल फॉर्मेशन होने लगेगा और सेल वॉल फॉर्मेशन होने के बाद 4 जो है अरेंजमेंट होगा। जब इन 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर जो है सेल बनाएंगी, कितनी सेल बनाती है? सिर्फ 7 बनाती है। 8 क्यों नहीं बनाई? क्योंकि बीच वाली सेल जो है उसके अंदर 2 न्यूक्लियस पाए गए, उन्होंने अपने अपने सेपरेट सेल वॉल नहीं बनाए, एक ही सेल वॉल के अंदर 2। ठीक है, और फिर ये अपना अरेंजमेंट करेंगे और एक प्रॉपर्ली फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसैक बनाएंगे। एक मेगास्पोर ही एम्ब्रियोसैक में कन्वर्ट होता है, याद रखना। ठीक है, ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इनसाइड द एम्ब्रियोसैक, 6 और 8 न्यूक्लिएटेड सराउंडेड बाय द सेल वॉल and organized into the cells. Remaining 2 nuclei called as polar nuclei are situated below the egg apparatus, और इसके एग apparatus के नीचे जो होते हैं क्या होते हैं? पोलर न्यूक्लियाई, जिसके चारों तरफ सेल वॉल होती है, सबसे बड़ी सेल होती है एम्ब्रियोसैक की। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल विद इन द एम्ब्रियो, 3 सेल ग्रुप टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर एंड, और ये बनाते हैं एग apparatus। क्या कहते हैं? 2 सिनर्जिड और 1 एक्सेल, इनको हम एग apparatus कहते हैं। एग apparatus के अंदर 2 सिनर्जिड होते हैं और एक होती है एक्सेल। सिनर्जिड के पास एक स्पेशल सेल्यूलर थिकनिंग होती है जिसे हम कहते हैं फिलीफॉर्म apparatus। फिलीफॉर्म apparatus जो होता है ये पोलन ट्यूब को डायरेक्ट करने के जो है काम करता है, और बोलता तू कहाँ जा रहा है? ओ मेरे सैया, तू इधर उधर कहाँ भग रही है? आजा मेरे भैया, पढ़ू में तेरी पैया, इधर आ तू। ठीक है, तो जब भी वो सिनर्जिड ऐसे ऐसे करके बुलाता है, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स भी रिलीज कर रहा है ताकि सिर्फ और सिर्फ पोलन ग्रेन उसी जगह पर आए। ठीक है, उसके बाद चलाजल एंड पर 3 ग्रुप ऑफ सेल हैं जिन्हें हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। सेंट्रल सेल एक सबसे बड़ी सेल है जिसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। पूरे एम्ब्रियोसैक में सिर्फ और सिर्फ 2 ही सेल का काम है, एक एग सेल और एक है सेंट्रल सेल। बाकी किसी भी सेल का कोई काम तो है, पर मेन काम जो है यही सेल करेंगे, क्योंकि एक सेल बनाएगा जाइगोट और सेंट्रल सेल बनाएगी एम्ब्रियोसैक। सो अगर मैं बोलूं कि एम्ब्रियोसैक कितने सेल स्ट्रक्चर है, तो बेटा अपने दिमाग में ऐसे बैठाओ जैसे कि जो है कुछ भी जिसको तुम्हें अच्छा लगता है वो वाला नाम बैठाते हो। सो आपका एम्ब्रियोसैक 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल स्ट्रक्चर होता है, इस बात को आप गांठ बांध लो। आज हम लोगों ने पढ़ा मेगास्पोर के बारे में, हमने पढ़ा मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में, हमने पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में ऑफ द फ्लावर, हमने पूरी कहानी पढ़ी। अभी हमने फर्टिलाइजेशन नहीं पढ़ा, क्योंकि जब तक हम पॉलिनेशन नहीं करेंगे फर्टिलाइजेशन कैसे पढ़ लेंगे? कि हवा में आ गया क्या फीमेल गैमेट? अभी हमने मेल गैमेट बनना पूरी प्रोसेस पढ़ ली, फीमेल गैमेट बनने की पूरी प्रोसेस पढ़ ली, हमने बना लिए हैं सारे। अब हमको एक दूसरे के पास उनको पहुंचाना है, किस तरीके से पहुंचाएंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। जब पहुंच जाएंगे तो फिर फर्टिलाइजेशन करेंगे। ऐसे कोई भी चीज़ रैंडमली पढ़ लेने से जो है तो गिगी पहले मच जाता है और कुछ समझ में नहीं आता है। तो अगर आप चीज़ें आसानी से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ बने रहो। अगर आपको लेक्चर्स ढूंढने में होती है कोई प्रॉब्लम, यू कैन विजिट द वेबसाइट। वेबसाइट में सब कुछ चीज़ें अरेंज मिलती हैं। आपको magnerbrain.com टाइप करना है, क्लास 12 पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको मेरी विंडो खुलेगी। वॉच नाउ करोगे तो पहले नंबर से लेक्चर खुलेगा, पर अगर आप मेरी फोटो पे क्लिक करोगे तो एक लिस्ट खुल के आएगी कुछ ऐसी, चैप्टर वाइज आपको जो सा चैप्टर देखना है वो देख लो, कौन सा लेक्चर देखना है देख लो। वेबसाइट से देखने का फायदा ये है कि आपको लेक्चर अरेंज मिलेंगे, प्लेलिस्ट में कुछ कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप वेबसाइट को प्रेफर करो, इट विल मच मोर बेनिफिशियल। ठीक है, इस तरीके से आप लेक्चर्स को देख सकते हो। हमेशा सीक्वेंस से लेक्चर देखो, कहीं से कुछ भी उठा के देखोगे मेरे लेक्चर हमेशा लिंक होते हैं। मैं बाकी टीचरों की बात कभी नहीं करती, उनने क्या किया, आप कैसे पढ़ते हो उनको जाने दो। बायो में अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको एक के बाद दूसरा लेक्चर देखना है, क्योंकि हम एनसीईआरटी वाइज चलते हैं। समझ में आ गई बात? डन हो गई इतनी बात? तो सीक्वेंस से देखना, तो आप एक एक करके देखो। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आते हैं तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ, विच इज द पॉलिनेशन। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास बच्चों, तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।